क्या हुआ प्रिया? स्टूडियो में सब कुछ ठीक है ना? अरे हाँ बाबा, यहाँ सब ठीक है। एक्चुअली मुझे तुमसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। प्रिया की ये बात सुनते ही राजीव अपनी चेयर से खड़ा हो गया और प्रिया के स्टूडियो की तरफ जाने लगा। राजीव मुस्कुराते हुए सीधा प्रिया के स्टूडियो के अंदर चला गया। अंदर जाते ही राजीव ने देखा कि प्रिया और आकृति सिंह हाथ में कुछ पेपर्स लिए एक टेबल के दोनों साइड बैठे थे। इसके बाद राजीव ने प्रिया के पास जाते ही मुस्कुराते हुए कहा, आई एम एट योर सर्विस मिसेस प्रिया। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राजीव का ये जेस्चर देखकर प्रिया और आकृति दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजीव के चेयर पर बैठने के बाद प्रिया ने टेबल पर कुछ पेपर्स आगे बढ़ा दिए और राजीव से कहा, हम इस फॉरेन स्किन केयर ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। हमने सोचा कि विमेंस डे पर हमारे और इनके ब्रांड को एक गिफ्ट पैक के फॉर्म में सेल किया जाए। तुम्हारा क्या कहना है राजीव? प्रिया की बात खत्म होते ही राजीव ने अपने हाथ में आए पेपर्स को बड़े ध्यान से देखना शुरू कर दिया। राजीव को पेपर्स पर तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि प्रैक्टिकल बिजनेस में कई सारी मुश्किलें आती हैं। इसलिए उसने सारे पेपर्स टेबल पर वापस रखकर प्रिया और आकृति सिंह से कहा, एवरीथिंग लुक्स गुड टू मी। और अगर आपको लगता है कि ज्वेलरी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स को साथ में सेल करना ठीक रहेगा, देन इट्स टोटली योर कॉल। लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि हमें इसे प्रॉफिट कितना होगा। दरअसल प्रिया और आकृति सिंह पहले ही इस बारे में बहुत कुछ प्लान कर चुके थे। इसलिए आकृति सिंह ने अपने प्लान के बारे में राजीव को समझाना शुरू कर दिया। हमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है राजीव। अगर हम इन प्रोडक्ट्स को एक साथ सेल करेंगे तो इनकी कॉस्ट भी कम रहेगी और उसकी रीसेल भी ज्यादा होगी। आकृति की ही बात को आगे बढ़ाते हुए प्रिया ने भी कहा, हम एक्चुअली सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट का चार्ज करेंगे और मेरी ज्वेलरीज एक फ्री प्रोडक्ट के फॉर्म में कस्टमर्स को एज अ गिफ्ट में मिलेगी। और लड़कियों को फ्री गिफ्ट तो पसंद होते ही हैं। ये कहने के बाद प्रिया के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी, लेकिन राजीव अभी भी किसी गहरी सोच में था। राजीव को शांत देख प्रिया और आकृति सिंह दोनों को खुद पर डाउट होने लगा, लेकिन तभी राजीव ने कहा, ऑनेस्टली आई लव योर आइडिया, बट मुझे नहीं लगता कि प्रिया तुम्हारी ज्वेलरी को किसी फ्री प्रोडक्ट्स की तरह सेल करना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने एक बार अपने प्रोडक्ट को फ्री गिफ्ट की तरह सेल किया तो हमेशा इसकी इमेज ऐसी ही बनी रहेगी। उस फॉरेन स्किन केयर प्रोडक्ट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ज्वेलरी की इंडिविजुअल रेपुटेशन गिर जाएगी। राजीव की बात सुनते ही आकृति सिंह और प्रिया दोनों हैरान रह गए, क्योंकि राजीव की बात बिल्कुल सही थी और इस बारे में उन दोनों ने कभी सोचा ही नहीं था। राजीव की बात सुनने के बाद आकृति सिंह को अपने पूरे प्लान पर पानी फिरता हुआ दिख रहा था। इसलिए उसने धीमी आवाज में राजीव से पूछा, ओह थैंक गॉड, तुमने ये बात पॉइंट आउट की राजीव। आई टोटली अग्री विथ यू। लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आकृति सिंह का ये सवाल प्रिया के मन में भी था, इसलिए वो बड़े ध्यान से राजीव के जवाब का इंतजार करने लगी। तभी राजीव ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर दें। राजीव की बात सुनते ही प्रिया हैरान रह गई और इसलिए उसने सवाल किया, व्हाट? लेकिन राजीव, हम अगर प्रॉफिट मार्जिन पहले से भी कम कर देंगे तो इस सेल का फायदा ही क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि कम प्राइस होने के कारण कस्टमर्स तुम्हारे प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, लेकिन ये सेल हमेशा तक रहेगी ही नहीं। इसीलिए कस्टमर्स को तुम्हारे प्रोडक्ट दोबारा खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम इस सेल के दौरान प्रॉफिट नहीं, कस्टमर्स कमा रहे हैं, जो कि तुम्हारे ब्रांड के साथ हमेशा लॉयल रहेंगे। राजीव की ये सारी बातें सुनते ही प्रिया के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई और उसने खुशी से उछलते हुए राजीव से कहा, यू आर अ जीनियस राजीव, हम डेफिनेटली यही करेंगे। वैसे हमने कुछ और भी सोचा है। हम चाहते हैं कि हमारे इस गिफ्ट पैक की सेल वाला प्रमोशन तुम्हारी कंपनी करे। व्हाई नॉट, आई वुड लव टू। चलो अब आप लोग बाकी की प्लानिंग करो, तब तक मैं अपना कुछ काम निपटा लेता हूं। ये कहकर राजीव अपने कैबिन में लौट गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे अगले मंथ मार्च में ही आने वाला था, इसलिए प्रिया और आकृति सिंह ने फॉरेन ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद प्रोडक्ट्स तैयार करने में अपनी पूरी जान लगा दी। राजीव की कंपनी ने भी इसका प्रमोशन शुरू कर दिया।
सड़कों पर पूरी दिल्ली में इसके बैनर और पोस्टर लगा दिए गए। इससे पूरी दिल्ली को पता चल गया कि मार्केट में किसने कदम रखा था। कुछ दिन इंतजार करने के बाद इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ गया और शहर के सारे मॉल्स और दुकानों पर प्रिया की कंपनी का गिफ्ट पैक तेजी से सेल होने लगा। एक दिन जब प्रभा शेट्टी एक मॉल से गुजर रही थी, तब उन्हें एक काउंटर पर लड़कियों की भीड़ नजर आई। जब उन्हें पता चला कि ये भीड़ प्रिया के गिफ्ट पैक के लिए लगी हुई है, तो उनके भी होश उड़ गए। देखते ही देखते सिर्फ एक दिन में हजारों प्रोडक्ट्स बिक गए और प्रिया की वेबसाइट पर एडवांस ऑर्डर्स की बौछार हो गई। मतलब इस दौरान प्रिया की कंपनी ने हजारों कस्टमर्स कमाए थे, जो दोबारा उन प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते थे। आई कांट बिलीव इट, फॉरेन ब्रांड के साथ ये कोलैबोरेशन इतना सक्सेसफुल होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हम डेफिनेटली इस प्रॉफिट का एक पार्ट चैरिटी में देंगे। प्रिया ने खुशी से ये बात आकृति सिंह से कही और उसे गले से लगा लिया। इसके बाद प्रिया ने अपने स्टूडियो में अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। यहाँ आकृति सिंह और प्रिया तो मौजूद थे ही, साथ में राजीव भी आर्या के साथ वहां पहुंचकर सबको ज्वाइन किया। प्रिया आज इतनी खुश थी कि उसने राजीव के आते ही खुशी से उसे अपने गले लगा लिया। प्रिया और राजीव को इस तरह एक साथ देख वहां खड़ी एक लेडी ने आकृति सिंह से कहा, ओह, प्रिया इज अ लकी गर्ल। काश मेरा पति भी ऐसा होता। इन दोनों को देखकर तो मुझे जलन हो रही है। ये बात सुनते ही आकृति सिंह हंस पड़ी और फिर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, आई नो, लेकिन हर किसी की किस्मत प्रिया जैसी तो नहीं होती है ना। वेल, आई एम सो हैप्पी अबाउट देम। आज सभी लोग बहुत खुश थे और राजीव को प्रिया पर प्राउड फील हो रहा था। इसलिए राजीव ने मुस्कुराते हुए प्रिया और आकृति सिंह से कहा, आप दोनों ने पिछले महीने अपनी पूरी जान लगाकर काम किया और उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं। वेल, आई एम मोर देन हैप्पी अबाउट यू टू। इसीलिए मेरी तरफ से आप दोनों के लिए एक ट्रीट है। हम कल होटल नेचर में डिनर करेंगे। इतनी मेहनत के बाद थोड़ा रिलैक्स करना तो बनता था, इसलिए प्रिया और आकृति सिंह ने तुरंत हाँ कर दिया। राजीव बाहर पब्लिक में कोई भी परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए उसने होटल नेचर का पूरा 2nd फ्लोर बुक कर लिया। आर्या अपनी नानी के पास थी, इसलिए प्रिया बेफिक्र होकर राजीव और आकृति के साथ होटल नेचर आ गई। ये होटल और रेस्टोरेंट्स नेचर की थीम पर बनाया गया था, इसलिए यहाँ चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। यूजुअली यहाँ काफी भीड़ होती थी, लेकिन राजीव के लिए इसका 2nd फ्लोर बुक करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। तीनों 2nd फ्लोर पर आने के बाद डिनर के लिए टेबल पर बैठे ही थे, तभी राजीव ने 2 गिफ्ट के बॉक्सेस प्रिया और आकृति की तरफ खिसका दिए और कहा, ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए। आई होप कि आप दोनों को ये गिफ्ट्स पसंद आएंगे। ये कहने के बाद राजीव बड़े ध्यान से प्रिया और आकृति के रिएक्शंस नोटिस करने लगा। राजीव की तरफ से ऐसे किसी जेस्चर की उन्होंने इस वक्त उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वो दोनों हैरान तो थे, लेकिन साथ में खुश भी बहुत थे। दोनों इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने बिना कोई टाइम गंवाए अपना गिफ्ट खोला। प्रिया के बॉक्स में एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस था और वहीं आकृति के बॉक्स में एक चमचमाता हुआ ब्रेसलेट था। दोनों अपने गिफ्ट को निहार ही रहे थे कि तभी प्रिया के मन में एक सवाल आया और इसलिए उसने तुरंत राजीव से पूछा, ये डिजाइन्स तो मुझे मिसेस प्रभा शेट्टी की डिजाइन से सिमिलर लग रही है। क्या ये उन्हीं की बनाई हुई ज्वेलरी है? राजीव ने जैसे ही प्रिया की बात सुनी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यू आर राइट प्रिया, ये प्रभा शेट्टी के ही डिजाइन्स हैं और ये बात सभी लोग जानते हैं कि उनके डिजाइन्स बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक होते हैं। राजीव जिस तरीके से ये सब बातें बता रहा था, वो सब देखकर आकृति सिंह के दिमाग में भी एक सवाल आया। वो जान चुकी थी कि राजीव कुछ और कहना चाहता है, इसलिए सामने से उसने ही पूछ लिया, राजीव, मुझे नहीं लगता कि तुमने हमें ये गिफ्ट्स सिर्फ इसलिए दिए हैं क्योंकि तुम्हें उनकी डिजाइन्स पसंद आई। शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। बताओ क्या बात है? आकृति की बात सुनते ही राजीव की हंसी छूट गई और उसने हंसते हुए ही जवाब दिया, तुम लड़कियां होती तो बहुत समझदार हो,
जो बात मैं बाद में कहना चाहता हूं वो पहले ही पकड़ लेती हो। एक्चुअली प्रिया, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मिसेस प्रभा शेट्टी के साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि उनके डिजाइन्स लोकल मार्केट से ज्यादा रीच डिजर्व करते हैं और तुम्हारे इस कोलैबोरेशन से दोनों को पुश मिलेगा। राजीव की ये बात आकृति और प्रिया दोनों के लिए सोचने वाली थी। प्रिया को राजीव का आइडिया अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ और सवाल थे। इसलिए प्रिया ने राजीव से पूछा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मिसेस प्रभा शेट्टी का अपना एक मार्केट है और उनके अपने कस्टमर्स हैं, वो हमारे साथ कोलैबोरेशन क्यों करेंगी? बिकॉज ऑफ फंड्स। हर बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड की जरूरत होती है। प्रिया, फॉरेन ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद तुमने मार्केट को और भी अच्छी तरीके से समझ लिया है। मिसेस प्रभा शेट्टी का मटेरियल काफी सस्ता होता है, जिससे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। राजीव का जवाब सुनते ही तुरंत आकृति सिंह ने भी कहा, और मिसेस प्रभा शेट्टी की मैन्युफैक्चरिंग लोकल लेवल पर है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कभी कोई इशू नहीं होगा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया प्रिया। आकृति सिंह तो राजीव की बातों से कन्विंस थी, लेकिन अब सब कुछ प्रिया के ऊपर था। प्रिया ने भी अपना वक्त लेकर कुछ सोचा और फिर धीरे से जवाब दिया, अगर मिसेस प्रभा शेट्टी इस बात के लिए मानती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स डू इट। प्रिया का जवाब सुनते ही आकृति सिंह ने एक्साइटेड होकर उसे गले से लगा लिया। उन तीनों को उनके बिजनेस का आने वाला अच्छा समय अभी से दिखाई देने लगा था, इसलिए वो सब बहुत खुश थे। यही सब डिस्कस करते हुए तीनों ने डिनर शुरू किया ही था कि तभी उन्हें पीछे गेट की तरफ से एक आवाज सुनाई दी। ओह अच्छा, तो यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। वैसे तुम्हारा बनता भी है शहर की सबसे अमीर औरत जो बन गई हो। ये आवाज कानों में पड़ते ही राजीव के साथ प्रिया और आकृति के चेहरे भी गेट की तरफ मुड़ गए। उन्होंने देखा कि ये प्रिया की कजन अदिति वर्मा थी, जो सौरभ यादव के साथ अभी अभी अंदर आई थी। राजीव इस डिनर टेबल के पास कोई हंगामा नहीं चाहता था, इसलिए राजीव ने प्रिया और आकृति से कहा, गिव मी अ मिनट, मैं उन्हें देखता हूं। ये कहते ही राजीव अपनी जगह से उठकर सौरभ और अदिति के पास आ गया। पास जाते ही राजीव ने दोनों से कहा, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? राजीव का सवाल सुनते ही अदिति ने इतराते हुए जवाब दिया, मुझे नीचे मैनेजर से पता चला कि सेकंड फ्लोर किसी रईस बिजनेसमैन ने बुक करके रखा है, तो मैं तो बस देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन है, लेकिन यहाँ कर देखा तो तुम लोगों की शक्लें दिखाई दी गई। अदिति की ये बात सुनते ही राजीव मुस्कुराने लगा। मुस्कुराते हुए ही राजीव ने सौरभ की तरफ देखा और कहा, ये लड़की अभी तुम्हारे हाथों में हाथ डाले खड़ी है, लेकिन इसकी नजरें फिर भी रईसों को ढूंढती रहती हैं। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है सौरभ। तुम्हें अदिति से प्यार तो नहीं है, लेकिन अंधे जरूर हो गए हो। राजीव की बात सुनते ही सौरभ की आंखें गुस्से से लाल हो गई। सौरभ अपनी दांत पीस रहा था। वो राजीव की बात का जवाब दे पाता इससे पहले ही अदिति बोल पड़ी, थोड़े बहुत प्रोडक्ट क्या बिक गए? तुम तो हवा में उड़ने लगी राजीव। लेकिन याद रखना कि जितना ऊंचा उड़ोगे ना, गिरने पर तकलीफ भी उतनी ही ज्यादा होगी। तुम्हें अपनी बिजनेस और अपनी पावर पे बहुत घमंड है ना? लेकिन देखना, अगर मैंने तुम्हारे बिजनेस को आसमान से जमीन पर लाकर ना पटक दिया तो मेरा नाम भी अदिति वर्मा नहीं। अदिति ने यह कहकर राजीव को गुस्सा दिलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन राजीव के माथे पर एक शिकन तक नहीं आई और उसने बस मुस्कुराते हुए अदिति को जवाब दिया, ठीक है, मैं भी देखता हूं कि सिर्फ मुंह चलाकर तुम बिजनेस कैसे करती हो। मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा कि मुझसे पंगा लेने से पहले एक बार फिर से मेरा बैकग्राउंड चेक कर लेना, शायद तुम्हें कोई हेल्प मिल जाए। अदिति राजीव की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने आखिरी नजर राजीव और दूर टेबल पर बैठी प्रिया को घूरा, फिर सौरभ के साथ वहां से चली गई। इस वक्त प्रिया को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर राजीव और अदिति के बीच में क्या बात हुई थी, इसलिए राजीव के टेबल पर लौटते ही प्रिया ने पूछा, क्या बात है राजीव, क्या करने आए थे वो दोनों यहाँ?
डोंट वरी प्रिया, वुमेन्स मैगजीन में तुम्हारा नाम छपा है और तुम दिल्ली शहर की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन बन चुकी हो, इसलिए अदिति तुमसे जेलस है। इट्स नॉट अ बिग डील। राजीव का जवाब सुनने के बाद प्रिया को थोड़ा रिलीफ हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में एक सवाल भी आया, इसलिए उसने राजीव से पूछा। मैंने कुछ दिन पहले ही दिल्ली की गॉसिप मैगजीन में अदिति और सौरभ का नाम पढ़ा था। वैसे गॉसिप मैगजीन में पढ़ने लायक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ कि ये सौरभ यादव आखिर है कौन। प्रिया का सवाल सुनकर राजीव कुछ सोचने लगा, लेकिन तभी आकृति सिंह ने इंटरेस्ट दिखाते हुए प्रिया के सवाल का जवाब दिया। यू नो व्हाट, जब मैं मुंबई में थी तब मैंने एक बार सौरभ को देखा था। मेरी एक फ्रेंड भी मेरे साथ थी और उसने मुझे बताया था कि सौरभ मुंबई के एक बड़े बिजनेस टाइकून रंजीत यादव का पोता है। मेरे ख्याल से तुम दोनों ने उनका नाम सुना होगा, राइट? ये बात सुनते ही प्रिया ने राजीव की तरफ एक नजर देखकर कहा। डेफिनेटली, उनको मुंबई के लोग ओशियन टाइकून के नाम से जानते हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि वो मुंबई के 50% क्रूज शिप ओन करते हैं और जब उनको जरूरत पड़ती है वो ये शिप्स बेचकर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। राजीव दोनों की बातें ध्यान से सुन रहा था, तभी आकृति ने बड़े ध्यान से फिर एक और बात कही। हाँ, ये बातें तो पब्लिक में बहुत फेमस है, लेकिन उनकी फैमिली के अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। सौरभ यादव घर का बड़ा बेटा तो जरूर है, लेकिन इकलौता नहीं है। सुनने में आया है कि सौरभ के फादर यानी सुरेंद्र यादव के 2 नाजायज बच्चे भी हैं, जो कि किसी बिजनेस कॉलेज से पढ़कर वापस आ रहे हैं। राजीव को स्ट्रेटेजिस्ट पंकज के थ्रू सौरभ की फैमिली के बारे में पहले ही खबर थी, लेकिन सौरभ के सौतेले भाई बहन वापस आने वाले थे, ये खबर राजीव को अभी अभी पता चली थी। शायद राजीव पहले ही समझ चुका था कि आगे क्या होने वाला था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा। आई एम श्योर कि वो दोनों अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ही वापस आ रहे होंगे। जितना मैंने सौरभ के बारे में पता किया है, उससे तो मैं श्योर हूँ कि उन भाई बहनों के बीच बिजनेस और प्रॉपर्टी के लिए अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है। मुझे पता है कि सौरभ दिल्ली इसलिए आया है ताकि वो अपनी पावर बढ़ा सके, लेकिन अगर ये कंपटीशन हेल्दी तरीके से नहीं हुआ तो उनकी पूरी फैमिली डूब जाएगी। राजीव की ये सारी बातें सुनते ही प्रिया के मन में एक सवाल आया और इसलिए उसने अदिति के बारे में याद दिलाते हुए कहा। लेकिन अगर सौरभ को अपनी पावर बढ़ानी है तो उसे शहर के बिजनेस कल्चर को समझना चाहिए। मेरी तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि अदिति के साथ घूमकर बदनाम हो क्यों रहा है वो। सिंपल है, अदिति दिल्ली शहर के बिजनेस कल्चर को अच्छी तरह से जानती है। वो खुद बिजनेस तो नहीं कर सकती, लेकिन वो लोगों की कमजोरियां जरूर जानती है। मुझे लगता है कि इसीलिए सौरभ सिर्फ अदिति का यूज कर रहा है ताकि दूसरों को कमजोर करके वो खुद अपने पैर यहाँ जमा सके। राजीव की इन बातों ने प्रिया और आकृति को पहले से और ज्यादा अवेयर कर दिया, क्योंकि वुमेन्स डे सेल के बाद प्रिया का नाम अब पूरी दिल्ली शहर के लोग जान चुके थे और ये बात साफ थी कि आने वाले समय में प्रिया के कई दुश्मन बनने वाले थे और इसलिए प्रिया को अभी से सावधानी बरतने की जरूरत थी। दूसरी तरफ सौरभ और अदिति 3rd फ्लोर पर पहुंचकर साथ डिनर जरूर कर रहे थे, लेकिन डिनर पर फोकस करने की बजाय उनके दिमाग में सिर्फ राजीव और प्रिया की सक्सेस घूम रही थी। सौरभ हर किसी को अपने कॉम्पिटिटर की नजरों से देखता था और उसके दिमाग में बस यही चलता रहता था कि कैसे किसी को हराया जाए। डिनर खत्म होने के बाद राजीव और प्रिया आकृति को बाय कहकर घर आ गए। ये दिन प्रिया के लिए काफी अच्छा गुजरा था, लेकिन प्रिया को ये नहीं पता था कि दूसरे ही दिन उसकी खुशियां आसमान से जमीन पर आ गिरेंगी। सुबह उठकर जब प्रिया ने अपना फोन चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? प्रिया की तेज आवाज सुनते ही राजीव की नींद भी खुली। बेड से उठकर जब राजीव ने प्रिया को परेशान देखा तो उसने बड़ी फिक्र से पूछा, क्या हुआ प्रिया, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं राजीव, पूरे शहर में ये न्यूज चल रही है कि हमारे प्रोडक्ट फेक हैं। इसके बारे में कई न्यूज आर्टिकल छपे हैं और उनमें लिखा है कि स्किन प्रोडक्ट यूज करने के बाद शहर के कई लड़कियों की स्किन एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिले हैं, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक थे। राजीव, ये सब कैसे हो सकता है? ये सब बातें राजीव के लिए भी ज्यादा शॉकिंग थी, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट करके प्रिया को परेशान नहीं करना चाहता था,
इसलिए उसने प्रिया का हाथ थामकर बड़े प्यार से कहा, लुक प्रिया, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑथेंटिक थे। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम तब तक वो स्किन केयर ब्रांड से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि कहीं फॉल्ट उनकी तरफ से तो नहीं था। राजीव की बात सुनकर प्रिया को भी अब थोड़ी हिम्मत आई और वो स्किन केयर ब्रांड से कांटेक्ट करके इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश में लग गई। राजीव ने भी तुरंत अपने स्ट्रेटजिस्ट पंकज को कांटेक्ट करके कहा, मैटर तुम्हारे सामने है पंकज, अब पता लगाओ कि ये पूरा मामला क्या है और इन सब के पीछे किसका हाथ है। श्योर, आई नो कि किसी ने जानबूझकर मिसेस प्रिया को बदनाम करने की कोशिश की है। ये कहने के बाद पंकज भी अपने काम में जुट गए। राजीव ये सोचते हुए बेड पर बैठा ही था कि तभी अचानक प्रिया ने बेडरूम में आकर राजीव से घबराते हुए कहा, राजीव, मेरी अभी अभी ब्रांड ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई है। उनका कहना है कि उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक प्रोडक्ट डिलीवर किए थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट मीडिया के सामने भी दिया है। ये स्टेटमेंट सामने आने के बाद अब सब लोग हमें ही ब्लेम कर रहे हैं। राजीव, ये मैसेजेस देखो। ये कहने के बाद प्रिया ने अपना फोन राजीव के हाथ में रख दिया। दरअसल सिटी हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा ऐसे पेशेंट्स आए थे जिन्हें ये स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने के बाद एलर्जिक रिएक्शन हुआ था और वही लोग प्रिया को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे थे। कई लोगों ने प्रिया को सोशल मीडिया पर मैसेज किया जिन्हें राजीव स्क्रॉल करके पढ़ रहा था। यू आर अ कॉन वुमन प्रिया, तुम्हारे स्किन केयर प्रोडक्ट ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तुम चैरिटी के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो प्रिया। तुम शहर की सबसे अमीर लड़की जरूर बन गई हो, लेकिन ये पैसा कमाकर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। ये सारे मैसेजेस राजीव के खून को उबालने के लिए काफी थे, लेकिन राजीव ये भी जानता था कि उसे समझदारी से काम लेना होगा। राजीव ने ये सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद प्रिया की तरफ नजरें घुमाई तो देखा कि प्रिया की आंखों में हल्के हल्के आंसू छलक आए थे। राजीव इस वक्त प्रिया की तकलीफ को फील कर पा रहा था, इसलिए उसने प्रिया का फोन बेड पर पटका और झट से उसे गले से लगा लिया। राजीव के गले से लगते ही प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी और उसने रोते हुए ही राजीव से कहा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है राजीव? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? पहले वो फैब्रिक और अब ये सब। कुछ लोग मेहनत करने वालों से जलते हैं प्रिया, क्योंकि उनके पास गट्स नहीं होते कि वो खुद कुछ कर सकें। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत भी नहीं है। मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? राजीव का ये सवाल सुनते ही प्रिया ने हल्के से पीछे हटते हुए राजीव की आंखों में देखा और जवाब दिया, मुझे खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा है राजीव। यू नो, आई लव यू। प्रिया का जवाब सुनते ही राजीव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद राजीव ने प्रिया के माथे को चूमा और उसे हिम्मत दिलाते हुए कहा, आई लव यू टू प्रिया। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी खोई हुई रेपुटेशन वापस दिलाऊंगा, चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन तुम टूटना मत। अब प्रिया के चेहरे पर एक मुस्कान भी थी और दिल में एक भरोसा भी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाना जरूरी था, इसलिए राजीव ने एक लंबी सांस भरते हुए प्रिया से कहा, सोशल मीडिया पर यह सब देखकर लग रहा है कि बाहर मामला कुछ ठीक नहीं होगा। हमारे एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स के मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, इसीलिए हमें सबसे पहले स्टूडियो चलना चाहिए। इसके बाद राजीव और प्रिया तुरंत रेडी होकर घर की पार्किंग में खड़ी कार के पास आ पहुंचे। राजीव को प्रिया की सिक्योरिटी की चिंता भी हो रही थी, इसलिए उसने कार में बैठने से पहले पुलिस स्टेशन कॉल कर दिया ताकि कुछ भी गड़बड़ी होने पर पुलिस ऑफिसर लीगली एक्शन ले सकें। कार में बैठने के बाद राजीव और प्रिया घर के मेन गेट से बाहर निकले ही थे कि तभी दूर कहीं से अंडे कार के पीछे वाले कांच पर पड़े। राजीव ने तुरंत कार रोक दी और जब बाहर की तरफ नजर घुमाई तो देखा कि एक औरत हाथ में अंडे लिए सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ी थी। उस औरत का चेहरा रिएक्शन से लाल हो चुका था। राजीव उसे इग्नोर करके कार आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी उस औरत ने चिल्लाकर कहा, अरे हमें धोखा देने के बाद इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रिया। उस औरत के ये शब्द सुनते ही राजीव बिना कुछ सोचे कार से उतर गया। ये सब देखकर प्रिया भी घबरा गई।
क्योंकि उसे डर था कि राजीव गुस्से में पता नहीं क्या कर बैठेगा। इसलिए प्रिया ने झट से कार से उतरकर राजीव का हाथ थाम लिया और उसे रोकते हुए कहा, राजीव, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुमने कुछ भी बोला तो लोग औरत और मर्द का झंडा लेकर फिर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। प्रिया की ये बात सुनने के बाद राजीव ठहर गया, लेकिन वो औरत चुप नहीं रही। देखो देखो, तुम्हारी क्रीम की वजह से मेरे चेहरे की क्या हालत हो गई। प्रिया, तुम्हारा ये स्कैम सामने आने के बाद तो लग रहा है कि तुम चैरिटी भी सिर्फ दिखावे के लिए करती होगी। उसने फिर प्रिया को कोसते हुए कहा। राजीव का पारा इस औरत के कहे हर एक शब्द के साथ बढ़ रहा था, लेकिन राजीव के कुछ बोलने से पहले प्रिया ने ही उस औरत को जवाब दिया। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे दुख है, लेकिन बिना कोई सबूत सामने आए आपका ये कहने का कोई हक नहीं बनता कि इन सब के पीछे हमारा हाथ है। मुझे मेरे कस्टमर्स की फिक्र है, इसीलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाइए। हम बहुत जल्दी सच का पता लगा लेंगे। प्रिया उस औरत की तकलीफ को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो औरत कुछ और ही इरादे लेकर आई थी। इसलिए वो तेज आवाज में दोबारा चीख पड़ी। हा, ये सती सावित्री बनने का नाटक किसी और के सामने करना, समझी? ये मत समझ लेना कि तुम मुझे पैसे देकर खरीद लोगी। मैं पक्का इरादा लेकर यहाँ पर आई हूँ। औरत की ये बात राजीव को थोड़ी अजीब लगी, इसलिए वो प्रिया को रोककर खुद एक कदम आगे आया और शक की नजरों से देखते हुए उस औरत से सवाल किया। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करके तुम्हारे चेहरे की ये हालत हुई है ना? अगर ऐसा है तो एक बार उस प्रोडक्ट का नाम बताओ। राजीव का ये सवाल सुनते ही उस औरत के चेहरे के भाव बदल गए। उस औरत को चुप देख राजीव ने 2 कदम आगे बढ़कर फिर पूछा, चुप क्यों हो? क्या प्रोडक्ट का नाम नहीं पता? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना नाम जाने तुम हजारों रुपए की कोई चीज खरीद लो। राजीव को अपने पास आता देख उस औरत की धड़कनें तेज हो गईं और इसलिए बोलते वक्त उसके शब्द भी कांपने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? गलती तुमने की है और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? अब राजीव उस औरत के बहुत पास आ चुका था। वो औरत भी पीछे हटते हुए दीवार के पास जा पहुंची। राजीव को उस औरत पर पूरा शक था, इसलिए उसने अपनी बात पर दोबारा जोर दिया। मुझे लोगों को पढ़ना बड़े अच्छे तरीके से आता है और तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम हमारे ब्रांड के बारे में कुछ भी जानती होगी। बताओ, किसके कहने पर तुम ये सब कर रही हो? किसने पैसे दिए तुम्हें ये सब करने के लिए? उस औरत की चोरी पकड़ी जा चुकी थी, इसलिए वो हिचकिचाते हुए वहां से भागने का मौका ढूंढने लगी। लेकिन तभी एक पुलिस वैन तेजी से सड़क पर आ रुकी। अंदर बैठे पुलिस इंस्पेक्टर की नजर पहले राजीव की कार पर पड़े अंडों पर गई, फिर सड़क के दूसरे किनारे पर खड़े राजीव पर। राजीव को देखते ही अंदर से पुलिस इंस्पेक्टर बाहर आए और सवाल किया, आपकी कार की ये हालत इस औरत ने की है? नाउ आई डोंट केयर अबाउट द कार। ये फेक प्रोडक्ट्स का जो मामला है उसके बारे में जरूर ये औरत कुछ जानती है। थोड़े दिन जेल की हवा खाएगी तो सब कुछ बता देगी। राजीव की ये बात सुनते ही वो औरत घबरा गई और जेल के डर से हड़बड़ाकर सब कुछ सच बताने लगी। ओह प्लीज, मुझे जेल में मत डालो। मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ। उस औरत के ये कहते ही सब लोग ठहर से गए। प्रिया भी ये सुनने के बाद उस औरत के पास आई। कुछ ही देर में उस औरत ने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। ये सारी क्रीम एक गिफ्ट पैक में मेरे घर डिलीवर हुए थे। उस पार्सल में कुछ पैसे और एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था कि मुझे ये प्रोडक्ट तब तक यूज करनी है जब तक मेरे चेहरे पर एलर्जिक रिएक्शन ना आ जाए। रिएक्शन दिखने के बाद मुझे इस तरह का हंगामा करने के लिए बोला गया था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। मैं उस इंसान को जानती भी नहीं हूँ। मुझे तो बस पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैंने ये सब किया। उस औरत के ये कहते ही राजीव एक कदम पीछे हट गया और फिर अपने पास खड़े इंस्पेक्टर से कहा, आई एम नॉट श्योर कि ये पूरी तरह सच बोल रही है या झूठ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस केस को इन्वेस्टिगेट करें और पता लगाएं कि आखिर वो कौन है जिसने ये सब करने का प्लान बनाया था। राजीव की ये बातें सुनते ही
इंस्पेक्टर बिना टाइम गंवाए उस औरत को वैन में बैठाकर वहां से ले गए। इसके बाद राजीव और प्रिया भी स्टूडियो आकर आकृति सिंह और बाकी एम्प्लॉयज से मिले। सभी इस मामले को लेकर घबराए हुए थे, इसलिए राजीव ने आराम से बैठकर सभी को समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद राजीव पंकज को कॉल करने के लिए बाकी लोगों से थोड़ा दूर आया ही था कि तभी राजीव के पास पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आया। जैसे ही राजीव ने इंस्पेक्टर की बात सुनी तो वो प्रिया को लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। अंदर जाते ही राजीव ने देखा कि टेबल पर वही गिफ्ट पैक रखा हुआ था जो प्रिया की कंपनी ने वुमेन्स डे के दिन सेल किया था। राजीव को सामने देखते ही इंस्पेक्टर ने कहा, ये गिफ्ट पैक हमें उस औरत के घर से मिला है, आप चेक करके बताइए कि ये वही गिफ्ट पैक है या उसकी कोई कॉपी। ये सुनते ही राजीव और प्रिया तुरंत आगे आए। अब डीजीपी विक्रम भी अपने कैबिन से बाहर आ चुके थे। प्रिया अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो बड़ी सावधानी से सारे प्रोडक्ट्स चेक करने लगी। थोड़ी जांच परख करने के बाद प्रिया ने सबसे कहा, ये पैकेजिंग तो हमारी कंपनी की है और इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में से फ्रेग्रेंस भी वही आ रही है। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि अगर रिएक्शन होना होता तो शहर में हजारों लोगों ने हमारा गिफ्ट पैक खरीदा था, तो ये केस सिर्फ कुछ ही लोगों में देखने को क्यों मिला? प्रिया की बात सुनने के बाद वहां मौजूद लोग कंफ्यूज थे, लेकिन तभी राजीव ने सोचने के बाद कहा, मिस्टर विक्रम, मुझे लगता है कि किसी ने बड़े शातिर तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की है और इन्हें शहर के अलग अलग हिस्सों के स्टोर्स में हमारे प्रोडक्ट्स के साथ रख दिया। पैकेजिंग के वक्त हमारे सारे वर्कर्स ने ग्लव्स पहन रखे थे। अगर छेड़खानी करने वाले ने ज्यादा होशियारी नहीं की होगी तो हमें फिंगरप्रिंट के निशान मिल सकते हैं। राजीव की बात सुनने के बाद विक्रम ने जवाब दिया, ठीक है, अगर आपको लगता है तो हम इसको अभी लेबोरेटरी में भेज देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंसान इतना बेवकूफ होगा कि अपने फिंगरप्रिंट प्रोडक्ट्स पर ही छोड़ दे। आई एम अवेयर ऑफ इट, पर हमें चांस तो लेना ही होगा, क्योंकि बिना सबूत के हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राजीव के कहने पर पूरी पैकेजिंग को लेबोरेटरी भेज दिया गया। इस केस को स्कैम का नाम देकर सारे न्यूज चैनल्स आग में घी डालने का काम अच्छे से कर रहे थे। दूसरी तरफ यही न्यूज देखकर अपने कमरे में सोफे पर बैठा सौरभ मुस्कुरा रहा था। पास में अदिति भी थी, जो इस वक्त सौरभ से लिपटी हुई टीवी की तरफ ही देख रही थी। तभी सौरभ ने अदिति की तरफ देखते हुए कहा, कितनी अजीब बात है, जो लोग कल तक सेलिब्रेट कर रहे थे वो आज मातम मना रहे हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया अदिति, अब देखना मैं कैसे इस राजीव के बच्चे को घुटनों पर लाता हूँ। ये क्रेडिट तो तुम्हें जाता है डार्लिंग। बस एक्साइटमेंट में ये मत भूल जाना कि वो राजीव बहुत पावरफुल आदमी है। हमें बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, समझे? अरे डोंट वरी, कुछ नहीं कर सकता वो। मैंने लेबोरेटरी में सबको पैसे खिला दिए हैं। वो राजीव कभी सोच भी नहीं सकता कि उनकी प्रोडक्शन लाइन में ही फॉल्ट हुआ है। ये कहने के बाद सौरभ जोरों से हंसने लगा। इस न्यूज को बड़ी चाव से देखते हुए अदिति और सौरभ दोनों ने वाइन पीकर सेलिब्रेट भी किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्होंने अभी से राजीव को हरा दिया था और सक्सेस हासिल कर ली थी। दूसरी तरफ राजीव ने इस केस को हर तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की। राजीव ने अपनी टीम को ऑर्डर देकर फैक्ट्री के सर्विलेंस कैमरास भी चेक करवाए, जहां उसे कुछ वर्कर्स के काम में गड़बड़ी नजर आई, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक नहीं मिला था। बाहर लोगों का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, इसलिए राजीव ने सिक्योरिटी रीजंस के चलते पूरी वर्मा फैमिली से एक बात कही, देखिए, बाहर के हालात कुछ ठीक नहीं है। मैंने घर और ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी अरेंज कर दी है। अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो आप लोग घर से बाहर जाना अवॉइड करिए, और अगर जाना भी पड़े तो सिक्योरिटी को अपने साथ लेकर जाना और मुझसे हमेशा टच में रहना। राजीव की बात प्रिया, आर्या और मिस्टर रमेश वर्मा तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन मिसेस सरला को पाबंदियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने परेशान होकर राजीव से सवाल किया, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम क्यों डरे? जब पुलिस भी हमारा साथ दे रही है तो हमें किस बात का डर है? आई नो मम्मी जी, लेकिन लोगों की आदत तो आपको पता ही है ना। उनका काम है लोगों को हर्ट करना और हमारा काम है समझदारी से काम लेना। राजीव के बाद मिस्टर रमेश और प्रिया ने ये बात मिसेस सरला को समझाई। तभी आर्या ने एक प्यारी सी आवाज में अपने पापा से सवाल किया, मतलब मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा?
ये प्यारा सा सवाल सुनते ही राजीव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और यही मुस्कान लिए उसने आर्या के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, यस बेटा, ये समझो कि आप वेकेशन पर हो, लेकिन पढ़ाई घर पर भी करते रहना, ओके? ओके पापा, थैंक यू फॉर दिस वेकेशन। ये कहते ही आर्या खुशी से झूम उठी और आर्या को खुश देख सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई। इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के बीच राजीव के पास कुछ बड़ी परेशानियां भी थीं, जिन्हें सुलझाने के लिए उसे अक्सर बाहर जाना ही पड़ता था। एक दिन जब राजीव धीरज के साथ अपनी कार से ऑफिस की तरफ जा रहा था, तभी उसकी कार पर एक लड़के ने अंडे फेंककर उसका रास्ता रोक दिया। जब राजीव कार से बाहर आया तो वो लड़का राजीव पर भड़क उठा। तुम्हारी बीवी के इन गंदे प्रोडक्ट्स की वजह से मेरी गर्लफ्रेंड का चेहरा पूरी तरीके से जल गया है। पुलिस तो हाथ पर हाथ धरे बैठी है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे, समझे? राजीव को यह हंगामा बहुत अननेसेसरी लग रहा था और इतने दिन गुजर जाने के बाद राजीव फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए उसने उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, आर यू श्योर कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने हमारे प्रोडक्ट्स यूज किए थे? क्योंकि तुम जैसा बता रहे हो उस हिसाब से तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कोई एसिड यूज किया होगा। अपनी बकवास बंद करो। मेरे पास वो प्रोडक्ट अभी भी रखे हुए हैं। वक्त आने पर मैं उन्हें एविडेंस बनाकर कोर्ट में दिखाऊंगा। उस लड़के की बात सुनते ही राजीव एक पल रुक गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो और भी अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस खुद तुम्हारे घर आ जाएगी उन प्रोडक्ट्स को एग्जामिन करने के लिए। ये कहते ही राजीव ने धीरज को ऑर्डर दिया कि वो इंस्पेक्टर को कॉल करके इस लोकेशन पर बुलाए। धीरज ने ऐसा ही किया, लेकिन थोड़ी देर गुजरने पर उस लड़के के आसपास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और सारे लोग राजीव पर ही इल्जाम लगाने लगे। कई लोगों को अपने पास खड़ा देख उस लड़के का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया और उसने पास आकर राजीव की कॉलर पकड़ने की हिम्मत की, लेकिन राजीव ने उसका हाथ मोड़कर उसके पैर पर ऐसा वार किया कि वो अपने घुटनों पर आ गया। वहाँ खड़े बाकी लोग थोड़े डरे जरूर थे, लेकिन फिर भी वो राजीव से बेमतलब के सवाल करते रहे। सबका बिहेवियर देखकर राजीव को शक हो रहा था। लगता है ये लोग टीम बनाकर ये सब कुछ प्लान कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में एक पुलिस वैन तेजी से लोकेशन पर आई और राजीव से सब कुछ जानने के बाद इंस्पेक्टर ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उस लड़के के साथ और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया ताकि उन्हें एक सबक मिल सके। डीजीपी विक्रम ने उस लड़के के घर जाकर जब जांच की तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने वापस पुलिस स्टेशन आकर राजीव को पूरा मामला समझाया। आपका शक बिल्कुल ठीक था मिस्टर राजीव। हमें इस लड़के के घर में बहुत से प्रोडक्ट्स मिले हैं। ये लड़का किसी के कहने पर काम कर रहा होगा और बहुत जल्द हम इसके मास्टरमाइंड तक भी पहुंच जाएंगे। डीजीपी विक्रम की इस बात से राजीव को अचानक उस फैक्ट्री वाले सस्पेक्ट के बारे में याद आया जो फैक्ट्री में लगे सर्विलेंस कैमरा में देखा गया था। इसलिए राजीव ने पूछा, आई एम श्योर कि उस फैक्ट्री वाले सस्पेक्ट को पकड़ लेंगे। हम यहाँ कोई गड़बड़ नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि वो हमारा इकलौता एविडेंस हो। आप बेफिक्र रहिए, कुछ ही घंटों में वो सस्पेक्ट भी पकड़ा जाएगा। विक्रम का जवाब सुनते ही राजीव ने एक लंबी सांस भरी और सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर निकल गया। लेकिन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रिपोर्टर्स ने राजीव पर नजर पड़ते ही उसे घेर लिया और एक के बाद एक सवालों के तीर उस पर छोड़ दिए। मिस्टर राजीव, आपके बेचे गए प्रोडक्ट्स यूज करके दिल्ली शहर के 100 से ज्यादा लड़कियों को एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिला है। क्या आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ मिस्टर राजीव, सुनने में आया था कि आपने थोड़ी देर पहले एक लड़के को सड़क पर बेरहमी से पीटा। क्या आप कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं? सुनने में आया है कि जिन लड़कियों को एलर्जिक रिएक्शन हुआ था आप उन्हें देखने के लिए हॉस्पिटल तक नहीं गए। प्रोडक्ट्स को आपकी कंपनी ने ही प्रमोट किया था, इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी? रिपोर्टर्स के सवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऊपर से कैमरे के फ्लैशेस लगातार राजीव की आंखों के सामने चमक रहे थे। राजीव इन सब सवालों से परेशान हो चुका था, इसलिए उसने एक रिपोर्टर के हाथ से माइक छीना और भारी आवाज में एक सवाल पूछा। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन आप लोगों के सवाल सुनकर तो लग रहा है जैसे आप पहले ही हमें गुनहगार मान चुके हैं। क्या आपके पास कोई सबूत है? राजीव का सवाल सुन बाकी रिपोर्टर्स तो शांत रहे, लेकिन एक रिपोर्टर ने अपना माइक आगे करते हुए फिर राजीव से पूछा, मिस्टर राजीव, मीडिया का काम है सवाल करना और सच को सामने लाना।
अगर आपके पास कोई सबूत है तो बता दीजिए, क्योंकि इस समय पूरा दिल्ली शहर आपको लाइव टीवी पर देख रहा है। राजीव के लिए अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था, इसलिए राजीव ने कुछ सोचते हुए एक लंबी सी सांस भरी और तेज आवाज में अनाउंस किया, आप लोग इसे धमकी कहें या चाहे कुछ और, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर कि ये सब करने के पीछे जिस इंसान का भी हाथ था वो इस समय मुझे लाइव टीवी पर देख रहा होगा। मैं चाहता हूं कि आज दोपहर 3 बजे तक वो इंसान सबके सामने आ जाए और अपना क्राइम कन्फेस कर ले, क्योंकि उसके बाद हम जो एक्शन लेंगे वो शायद किसी को हजम नहीं होगा। राजीव का यह अनाउंसमेंट सुनते ही सारे रिपोर्टर्स और आम लोगों के बीच हलचल मच गई। सब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे कि तभी उसी रिपोर्टर ने जोर देकर दोबारा सवाल पूछा, आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, ये बात तो सब जान चुके हैं, लेकिन ये हैरानी की बात है कि आप ये धमकी पुलिस स्टेशन के सामने दे रहे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि आप जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं वो 3 बजे तक सबके सामने आ जाएगा, या आप हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल सुनते ही राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप लोगों का ध्यान तो पहले ही भटका हुआ है, लेकिन इंतजार करो, शायद 3 बजे तक आपका ध्यान सही जगह पर पहुंच जाए। ये कहते ही राजीव ने अपने सनग्लासेस चढ़ाए और भीड़ के बीच से निकलते हुए अपनी कार में बैठ गया। देखते ही देखते वो वहां से चला गया। राजीव के इतने बोल्ड स्टेटमेंट ने सबको हैरान करके रख दिया था और इसलिए सबके बीच बंद कैमरे के पीछे तरह तरह की बातें शुरू हो गई। वैसे ये बात सोचने वाली है कि वुमेन्स डे के दिन प्रिया मेहरा के हजारों प्रोडक्ट सेल हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 100 के आसपास लड़कियों को ही एलर्जिक रिएक्शन हुआ। ये तो हो सकता है कि इनके पीछे किसी और का हाथ हो। इस मेल रिपोर्टर को सपोर्ट करते हुए एक फीमेल रिपोर्टर ने भी सामने आकर अपनी बात रखी। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि मैंने खुद भी वुमेन्स डे के दिन प्रिया मेहरा के प्रोडक्ट्स खरीदे थे, लेकिन मुझे तो कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब उसी फीमेल रिपोर्टर ने दिया जो अब तक राजीव से कई सवाल पूछ चुकी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, हो सकता है कि इस प्रोडक्ट का एलर्जिक रिएक्शन सिर्फ खूबसूरत लड़कियों पर हो रहा हो। शुक्र मनाओ कि तुम बच गई। ये कहते हुए वो फीमेल रिपोर्टर जोरों से हंसने लगी। इन्हीं सब के बीच लाइव टीवी पर ये न्यूज देखने के बाद पूरे दिल्ली शहर के लोगों को इंतजार था कि आखिर दोपहर 3 बजे तक कोई इंसान सामने आता है या नहीं। दूसरी तरफ राजीव पुलिस स्टेशन से सीधा घर आ पहुंचा। अंदर इंतजार कर रही प्रिया की नजर जैसे ही राजीव पर पड़ी, वो दौड़ते हुए उसके पास आई और पूछा, लाइव टीवी पर वो सब क्या था राजीव? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी बात सुनकर कोई 3 बजे तक पब्लिक के सामने आ जाएगा? ये सब एक चाल थी प्रिया, ताकि मीडिया रिपोर्ट्स और वो इंसान बेफिक्र हो जाए कि हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है, लेकिन असल में हमारी नजर में एक सबूत है जिसको पाने के लिए हमें थोड़ा समय मिल जाएगा, बस। राजीव इस वक्त क्या बात कर रहा था वो पूरे तरीके से प्रिया की समझ में तो नहीं आई, लेकिन फिर भी वो इंतजार करने लगी कि आखिर दोपहर 3 बजे से पहले क्या खुलासा होने वाला था। लोग 3 बजे तक एक खास खबर के आने का वेट कर रहे थे। तभी सोशल मीडिया पर अचानक से हलचल मच गई। लोगों ने आपस में बातें बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा था ना, ये बेवकूफ राजीव हमें भी बेवकूफ बना रहा है। इसके पीछे कोई भी नहीं है, ये सब इसने ही प्लान किया है और सबके सामने नाटक कर रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मतलब ये हमारे साथ खेल खेल रहा था। राजीव का पूरा परिवार ही घटिया है और नकली का सामान बेचता है। राजीव अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन देखो उसकी कंपनी के लोग अभी भी उस बॉस की तारीफ कर रहे हैं कि वो कितना अच्छा है, जबकि वो हमारे पैसों का यूज करके अपने नुकसान की भरपाई कर रहा था। दिल्ली में इतनी सारी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ तक कि दिल्ली के सबसे अमीर आदमी दिवाकर जिंदल के पास भी सिटी पैलेस में ईयरली मीटिंग करने के लिए इतने पैसे नहीं होंगे, और इसने तो पिछले साल ही एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी और फिर भी वो इतने पैसे बर्बाद कर रहा है। अगर ये बेईमानी का पैसा नहीं है तो और क्या है? राजीव को बाइकआउट करो, साथ ही गुड स्टूडेंट कंपनी के साथ प्रिया और आकृति को भी बाइकआउट करो। पूरी सोशल मीडिया पर लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे। एक तरीके से कहा जाए तो चारों तरफ बस राजीव प्रिया के नाम को ही बदनाम किया जा रहा था। अब तक विक्रम राठौर और उसकी टीम ने कुछ सबूत इकट्ठा कर लिए थे और ठीक 3 बजे पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दी।
जो लोग बार बार वेबसाइट चेक कर रहे थे, अनाउंसमेंट सुनकर वो हैरान रह गए। इस मामले की जांच करने के बाद हमें सच का पता चल चुका है। कुछ लोगों को पैसे देकर ये काम करवाया गया था। उन लोगों ने खराब सामान डिब्बों में डालकर असली क्रीम के डिब्बों को बदल दिया, जिससे लोगों को एलर्जी हो गई। इस साजिश के पीछे के लगभग सभी लोगों को पकड़ लिया गया है और असली अपराधी सौरभ को ढूंढा जा रहा है। वो भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। वहीं दूसरी तरफ सौरभ ने जैसे ही ये न्यूज देखी, कुछ देर के लिए तो वो हक्का बक्का रह गया। वो और अदिति एक नाइट क्लब में एंजॉय कर रहे थे। उनके चारों ओर शॉर्ट ड्रेस पहने खूबसूरत लड़कियां म्यूजिक पर डांस कर रही थी और जानबूझकर सौरभ के करीब आने की कोशिश में लगी थी कि तभी उसके एक आदमी ने सौरभ को इस बारे में आकर खबर दी। बॉस, हमें अभी अभी यहाँ से निकलना होगा। पुलिस यहाँ आने वाली है और पुलिस के पास हमारे खिलाफ सबूत भी हैं। ये क्या हो रहा है? क्या मैंने तुम्हें केयरफुल रहने के लिए नहीं कहा था? उन्हें हमारे खिलाफ सबूत कैसे मिले? बॉस, ये सब हमारे एक आदमी की गलती की वजह से हुआ है। वो उन नकली प्रोडक्ट्स में से कुछ घर ले आया और उस बेवकूफ ने अपनी गर्लफ्रेंड को नकली प्रोडक्ट दे दिए और उसकी गर्लफ्रेंड को उससे एलर्जी हो गई। तभी राजीव ने उसे पकड़ लिया। उसके घर से बची हुई नकली क्रीम भी ढूंढ निकाली। बॉस, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर हम नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। ये सुनते ही सौरभ ने उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। क्या तुम लोग ठीक से काम नहीं कर सकते? अगर तुम इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल पाए तो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ सब जल्दी से अपना सामान पैक करो और कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। बॉस, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। शुरुआत से लेकर आखिर तक हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। ये आदमी तो आपने ही ढूंढा था और अब देखिए क्या हो गया। तभी उस आदमी की नजर मजे से डांस करती अदिति पर पड़ी और कुछ सोचकर उसकी आंखें चमक उठी। बॉस, ये औरत आपके पास बड़े बड़े आइडियाज लेकर आई थी। क्यों ना हम खुद को बचाने के लिए इसे आगे कर दें? अदिति को देखते हुए सौरभ की आंखों में भी एक शैतानी नजर आने लगी। ये की ना तुमने समझदारी वाली बात? जाओ उसे बता दो कि एक इंस्पेक्टर पूछताछ के लिए आ रहा है, इसलिए वो अपने बहाने तैयार कर ले और साथ ही सारे सबूत उसके रूम में रख दो ताकि पुलिस का सारा शक उसी पर जाए। ये लो, हमारे घर की चाबी है। अब जब सौरभ फंसने वाला था तो उसने भी अदिति को धोखा देने का फैसला कर लिया। सौरभ के इशारा करते ही उसके आदमी ने अदिति को सारी बात बता दी। उस आदमी की बात सुनकर अदिति कुछ देर के लिए चौंक गई और फिर कुछ सोचकर हंसने लगी। ओफो, डरो मत। भले ही उन्होंने सबूत ढूंढ लिए, लेकिन ये कभी साबित नहीं कर सकते कि मुजरिम हम लोग हैं। वैसे भी सारी बातें उस आदमी को हमने मिलकर ही बताई थी और सारा लेन देन भी तो कैश में ही हुआ था। कोई ट्रांसफर रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है कि उनके पास हमारे खिलाफ कोई भी सुराग नहीं होगा। सो डोंट वरी। ये कहकर अदिति वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से एक तरफ चली गई। अदिति को पता था कि सौरभ भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए सौरभ के आदमी की बात सुनते ही अदिति ने तुरंत एक तरफ होकर अपने घर के सीसीटीवी में देखा। बेशक अदिति ऊंचे लेवल की जिंदगी जीती थी, लेकिन वो अंधी नहीं थी। इतना कुछ झेलने के बाद उसे पता था कि हर आदमी भरोसे के लायक नहीं होता, इसलिए उसने अपने रूम में कैमरे लगाए थे। जब उसने देखा कि कोई उसके कमरे में चोरी छुपे घुसकर अलमारी के ड्रॉर में कुछ छिपा रहा है, तो अदिति सारा मामला समझ गई। हाँ, इस कमीने को क्या लगा था कि ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर डालकर बच जाएगा। अब ये सीसीटीवी फुटेज सबूत है मेरे पास इसके खिलाफ। आया बड़ा। अदिति ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ नहीं पता और वो तुरंत सौरभ के पास चली गई। सौरभ, अब हमें क्या करना चाहिए? अगर राजीव ने हमें गिल्टी साबित कर दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे ना? हम किस बात से डर रहे हैं? जब तक हम कॉन्फिडेंस से मना करते रहेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सौरभ ने ये कहा तो अदिति के चेहरे की घबराहट कुछ कम हो गई। सौरभ को लगा कि अदिति अब शांत हो गई है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सौरभ की बेवकूफी पर हंस रही थी। कुछ ही देर में पुलिस ने सौरभ को ढूंढ लिया था। अदिति और सौरभ के घर लौटने के कुछ देर बाद ही पुलिस वहां पहुंच गई और चेकिंग करने लगी। अलमारी से सबूतों के मिलते ही सौरभ ने कंधे उचकाकर अदिति की तरफ इशारा कर दिया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप लोगों को ये सामान इसके रूम से मिला है, इसलिए आपको जो कुछ पूछना है वो इससे पूछो। ये सुनकर अदिति भी भड़क गई। ये तुम क्या बोल रही हो सौरभ? ये घर तुम्हारा है, मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। फिर यहाँ का सामान मेरा कैसे हो सकता है? तुम एक नंबर के झूठे हो। तुमने तो ये झूठ भी बोला था
कि ये घर मेरे नाम पर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। झूठे कहीं के, झूठे झूठे झूठे। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगे। तभी डीजीपी विक्रम ने ऑर्डर दिया, इन दोनों को ले चलो और कड़ी पूछताछ करो इन दोनों से। ये कहकर उसने राजीव को फोन किया। राजीव ने पहले ही उनकी चालों का अंदाजा लगा लिया था और विक्रम को पहले ही सब समझा भी दिया था। इस सौरभ का कोई खास मकसद तो जरूर था। पता लगाओ कि उसने किसके साथ बात की और इन्वेस्टमेंट की है। जैसे ही हम इसके बारे में पता लगा लेंगे, उस सबूतों को देखकर सच्चाई से मना नहीं कर पाएगा। विक्रम ने राजीव की हाँ में हाँ मिलाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जल्द ही उसे पता चल गया कि कुछ समय पहले ही उसने दुग्गल कॉर्पोरेशन में 60 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे रॉकी दुग्गल को मदद मिली थी। सौरभ और दुग्गल परिवार के बीच ऐसा क्या रिश्ता हो सकता है जो सौरभ ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया? अदिति तो रॉकी की मंगेतर रह चुकी है, तो सौरभ उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कैसे कर सकता है? ये बात कुछ समझ नहीं आई। जब पुलिस ने इस बात का पता लगाया तो रॉकी को इंस्पेक्टर घसीट कर ले गए। रॉकी हैरान था कि ये बात बाहर कैसे निकली, लेकिन फिर भी वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। वहीं पुलिस स्टेशन में अदिति और सौरभ अभी भी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। मेरे और राजीव के बीच कोई भी मैटर नहीं है, तो मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहूंगा? सौरभ ने अदिति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब इस चुड़ैल की गलती है। ये गुस्से में थी और इसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। मैं उस वक्त इसकी बातों में आ गया, इसलिए मैं कल्प्रिट नहीं हूं। सौरभ के इल्जामों को सुनकर अदिति को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। सौरभ, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? हाँ? इंस्पेक्टर साहब, आप पहले इस वीडियो को देखो। ये लड़का मुझ पर सरासर झूठा इल्जाम लगा रहा है। अदिति ने तुरंत अपने फोन में इंस्पेक्टर को सौरभ की वीडियो दिखाई। डीजीपी ने उस वीडियो को देखने के बाद सौरभ की तरफ मुड़कर देखा। सौरभ यादव, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी फैमिली को फोन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब तुम लंबे टाइम के लिए अंदर जाने वाले हो। अदिति के फोन में वो वीडियो देखकर सौरभ हैरान रह गया। उसे अब अदिति पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अदिति को मारने ही वाला था कि डीजीपी ने उसे रोक लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। अदिति, तुम एक घटिया लड़की हो, ये बात तो मैं पहले से जानता था, लेकिन तुम इतना गिर सकती हो ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? अदिति भी चुप रहने वालों में से नहीं थी, इसलिए उसने पूरी तरह से अपना गुस्सा सौरभ पर निकाल दिया। सौरभ, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो कि तुम मुझे खिलौने की तरह यूज करते रहो और मैं तुम्हारी गलती का सारा दोष अपने ऊपर ले लूं? मैं कोई पागल नहीं हूँ। ओके इंस्पेक्टर, मैं आपकी गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे सब पता है कि इसने क्या क्या किया है। अदिति अब किसी भी कीमत पर सौरभ को सजा दिलवाना चाहती थी। वो जानती थी कि जुर्माना भरने और प्रिया का साथ ही उसे इस सजा से बचा सकता है। सौरभ ने नकली प्रोडक्ट को असली प्रोडक्ट बताकर बेचा था। साथ ही अदिति ने जो वीडियो पुलिस को दिखाई थी, इसके बाद सौरभ बुरी तरह से फंस चुका था। वहीं दूसरी तरफ सच सामने आने के बाद पुलिस की रिपोर्ट सुनकर राजीव को अब सौरभ और अदिति पर हंसी आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि सौरभ इतना बुरा आदमी है। लेकिन यादव फैमिली इस सब को ऐसे ही जाने नहीं देगी। वो जरूर हमारे खिलाफ कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। ड्रामा अभी भी बाकी है, तुम बस देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। सोशल मीडिया पर तो जैसे क्रिटिसिज्म की बाढ़ आ गई। लोग सर्च करके यादव फैमिली के बारे में पता करने लगे, जिससे उन्हें पता चला कि सौरभ यादव एक शिपिंग टाइकून का बेटा है। जब राजीव ने सौरभ की फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पता करने के लिए धीरज से कहा, तो उसे सौरभ के सौतेले भाई और सौतेली माँ के बारे में पता चला। सर, सुनने में आ रहा है कि सौरभ का सौतेला भाई वीर और उसकी सौतेली माँ जल्द ही इंडिया वापस आ रहे हैं। दरअसल सौरभ की सौतेली माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। वहीं सौरभ की वजह से ही उसके सौतेले भाई को भी यादव फैमिली में कोई भी हक नहीं मिला। लेकिन सौरभ के जेल जाने के बाद पूरी यादव फैमिली को एक बड़ा झटका लगा है। धीरज, और क्या पता चला यादव फैमिली के बारे में? क्या कभी भी मिस्टर यादव ने विदेश में रह रही अपनी पत्नी और अपने दूसरे बेटे के हक में कोई फैसला नहीं लिया? ऐसा नहीं है सर,
मिस्टर यादव ने कई बार इस मामले पर अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा उनका परिवार उनके ही खिलाफ हो गया। ठीक है, अभी के लिए तुम नजर रखो। यादव परिवार अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। सर, मिस्टर यादव को जब सौरभ के बारे में पता चला तो उन्होंने सौरभ को बचाने के लिए पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन तब तक सौरभ के दबे हुए राज खुल चुके थे। और जैसे ही प्रेस को सौरभ के सौतेले भाई और मां के बारे में पता चला, उन्होंने यादव फैमिली से तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिए। ये सुनकर राजीव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। यादव फैमिली की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। लोगों को सौरभ के घोटाले के अलावा अब मिस्टर यादव के दूसरे बेटे और दूसरी शादी के बारे में भी पता चल चुका था। सौरभ ने राजीव के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और इस गलती के बाद अब यादव फैमिली में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। ना चाहते हुए भी यादव फैमिली ने सौरभ से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो सौरभ अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। बहुत कोशिशों के बाद उसने अपने पुराने दोस्तों से बात करके एक वकील ढूंढा। उसके वकील ने पुलिस स्टेशन में बहुत मिन्नतें की, जिससे वो आखिरकार दिल्ली में अपना केस दर्ज करवाने में कामयाब हो पाया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, आप टेंशन फ्री हो जाइए। सौरभ के अलावा रॉकी को भी जेल की सजा सुनाई गई। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा खुश अदिति थी। वो एक गवाह बन गई थी। प्रिया ने भी उसे माफ कर दिया था, लेकिन राजीव और विक्रम अभी उसे इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन उसके गवाह बनने की वजह से उसे सिर्फ 3 महीने की सजा हुई। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो राजीव ने उन लोगों को भी सजा दिलवाई जिन्होंने उसे ऑनलाइन बुरे कमेंट्स किए थे। करीब 40 लोगों को सजा हुई थी। कुछ फेमस ब्लॉगर्स जिनके हजारों फॉलोअर्स थे, उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। इस सब के बाद दिल्ली शहर में हर कोई राजीव से पंगा लेने से डरने लगा। ओह माय गॉड राजीव, इन सब क्योस के बाद हमारे प्रोडक्ट फिर से तेजी से बिकने लगे। यहाँ तक कि ब्रांड के हेड खुद आकर मुझसे मिले और कंपनसेशन के तौर पर उन्होंने 2 और न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात की है। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। प्रिया को इतना खुश देखकर राजीव भी बहुत खुश था। तभी उन्हें अंबानी फैमिली की ओर से खबर मिली कि शनाया अंबानी की शादी होने वाली है और उन्हें शादी में इनवाइट किया गया है। राजीव और प्रिया दोनों ही इस बात से चौंक गए, क्योंकि पिछली मुलाकात में शनाया ने राजीव के लिए अपनी फीलिंग्स बताई थी और अब वो शादी कर रही थी। राजीव शादी की तारीख जल्दी देखकर काफी हैरान था। उसने सच्चाई जानने के लिए इशिता को भी फोन किया। हे इशिता, कैसी हो तुम? और ये शनाया की शादी, क्या ये सच है? इशिता ने भी खुशी खुशी उन्हें शादी कंफर्म करने की खबर सुनाई और जल्दी आने के लिए बोलने लगी। प्रिया को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने भी इशिता से कई सवाल किए। इशिता तुरंत समझ गई कि दोनों क्या पूछना चाहते हैं। प्रिया, तुम रिलैक्स हो जाओ। अरे ये सब नॉर्मल है। अमीर फैमिली में ज्यादातर शादियां इसी तरह होती है। वैसे तुम जानती हो, शनाया यादव फैमिली में शादी कर रही है। ये सुनकर प्रिया और राजीव दोनों हैरान रह गए। यादव फैमिली में? कहीं तुम यादव परिवार के दूसरे बेटे की बात तो नहीं कर रही हो? प्रिया, क्या तुम भी उसके बारे में जानती हो? वो तो अभी फॉरेन से आया है यादव फैमिली का बिजनेस संभालने के लिए। वो शनाया से एक ब्लाइंड डेट पर मिला था और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शनाया को एक ही नजर में वो पसंद आ गया। इशिता की बातें सुनकर प्रिया ने कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर राजीव तुरंत उसके पास आया। अरे तुम्हें क्या हुआ? शादी ऐसे ही तो होती है। अगर कोई बहुत बुरा ना लगे और देखने में ठीक ठाक है तो बस शादी कर लो। अमीर परिवारों में अक्सर शादी ऐसे ही होती है। खैर इशिता, हम जल्द ही शादी में पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। अरे आप टेंशन फ्री रहो। जब तक आप आओगे आपको यहाँ सब कुछ मैनेज्ड मिलेगा। ये कहकर उसने भी फोन रख दिया। इधर सीक्रेट बिलियनेयर का ध्रुव पूरे कश्मीर में तस्वीर लिए दर दर भटक रहा था अपने दादाजी को ढूंढने। उधर जॉबलेस घर जमाई के आरव और अदिति हनीमून पर कश्मीर आए थे, जबकि हिडन सीईओ का राजीव
एक सीक्रेट मिशन से रिलेटेड मैसेज मिलने के बाद आर्मी के साथ कश्मीर की एक खुफिया जगह पर छुपकर होने वाले अटैक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तुम्हारी खबर पक्की है ना? यस कमांडो। सब तैयार रहे, छोटी सी भी आहट पर हमें नजर रखनी है। यस कमांडो। ध्रुव वैसे तो बचपन में कई बार कश्मीर गया था, लेकिन बड़े होने के बाद वो कश्मीर नहीं जा पाया था, इसलिए कश्मीर की खूबसूरती देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। तीनों ने एक होटल में सामान रखा और उसके बाद ध्रुव के दादाजी की फोटो के साथ सब हॉस्पिटल होटल ढूंढने के लिए निकल गए। सारा दिन ढूंढने के बाद भी किसी के कुछ हाथ नहीं आ रहा था। लगातार 2 दिनों तक तीनों लोग दादाजी को ढूंढते रहे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। तीनों लोग ही थोड़े उदास हो गए थे। कश्मीर जैसी सुंदर जगह पर वो तीनों एक रोड के किनारे खड़े होकर बातें कर रहे थे। पास में ही एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था, जिसमें कुछ देर में बारामूला शहर के सभी स्कूल्स के बच्चों का डांस कंपटीशन होने वाला था। ध्रुव व तेजा दादाजी के बारे में बातें कर रहे थे। सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 2 दिन से कोई सुराग नहीं मिला। मुझे लगता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, अभी हमें कुछ दिन और रुकना चाहिए। ध्रुव अभी भी हिम्मत नहीं हारा था। वो किसी भी तरह से अपने दादाजी को यहाँ से लेकर जाना चाहता था। जहाँ पर ये तीनों खड़े थे वहाँ भी काफी भीड़ थी। ध्रुव ने इस मौके का फायदा उठाकर दादाजी की फोटो जेब से निकाली और हर आने जाने वाले से पूछने लगा। सलाम भाई, क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सामने खड़े एक आदमी ने एक बार फोटो में नजर डाली और फिर बोला, नहीं भाईजान, हमने नहीं देखा। ध्रुव को ऐसा करते देखकर तेजा और निहाल ने भी यही करना शुरू कर दिया। भाईजान, क्या आपने इन्हें देखा है? आपा, क्या आपने इन्हें देखा है? क्या आपने इन्हें देखा है? नहीं, हम यहाँ अपने हनीमून पे आए हैं। सॉरी, हम आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। ध्रुव ने भीड़ में खड़े आरव अदिति से भी सवाल किया, लेकिन वो बेचारे कैसे कोई मदद कर पाते। जितने वो इस जगह से अनजान थे, उतना ध्रुव भी था। सब लोग ध्रुव, तेजा और निहाल को ना में ही जवाब दे रहे थे। ध्रुव भी अब थोड़ी थोड़ी हिम्मत हार गया था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। ध्रुव को ऐसे देखकर तेजा ने पूछा, सर, मेरी बात मानिए, हम लौट चलते हैं। यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, मैं सोच इसके आगे ध्रुव कुछ कहता, उससे पहले ही स्पीकर में जोर जोर से कश्मीरी गाने बजने लगे और छोटे छोटे बच्चे आकर उन गानों पर परफॉर्म कर रहे थे। वो बेचारा कितना परेशान है ना। हाँ, सही कह रही हो। आई होप वो जिन्हें ढूंढ रहा है वो उन्हें मिल जाए। अरे वो देखो, किसी स्कूल का फंक्शन चल रहा है। चलो हम लोग भी देखते हैं। ये कहते ही आरव अदिति भी भीड़ का हिस्सा बन गए। स्पीकर की आवाज इतनी तेज थी कि बगल में खड़े आदमी की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। जब ध्रुव ने आगे कोई जवाब नहीं दिया तो तेजा और निहाल ने थोड़ी देर तक चिल्ला चिल्ला कर बात करने की कोशिश की। निहाल, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें यहाँ कुछ मिलेगा? क्या कह रहे हो तेजा? सुनाई नहीं दे रहा है। स्पीकर की आवाज इतनी तेज हो गई कि निहाल को अब सुनाई नहीं दे रहा था। तेजा जरा सा उसके कान के पास आकर चिल्लाते हुए बोला, मुझे नहीं लग रहा है कि मिस्टर ध्रुव को यहाँ पर कुछ मिलेगा। मुझे लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। निहाल ये सुनकर डांस देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। लेकिन फिर उनका मन भी बच्चों के डांस में लग गया। छोटे छोटे बच्चे कश्मीरी कॉस्ट्यूम में बहुत सुंदर और क्यूट लग रहे थे। एक टीचर ने आकर अनाउंस किया और बच्चे आकर डांस करने लगे। तेजा, निहाल, ध्रुव तीनों ही मजे से उनका डांस देख रहे थे। कश्मीरी डांस करते हुए वो बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे कि ध्रुव उन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। तेजा तो बहुत कम हंसता मुस्कुराता था। वो भी बच्चों की धुन पर हल्का हल्का डांस कर रहा था। ध्रुव उसके डांस को देखकर जोर से हंसा, जिससे उसने डांस करना बंद कर दिया। ध्रुव का ध्यान पूरी तरह से बच्चों पर ही था। उसके दिमाग से एक पल के लिए जैसे दादाजी, उनकी फोटो सब गायब हो गई थी। लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान स्टेज के पीछे बने एक छोटे से घर पर गया। उसके बाहर होम स्टे लिखा हुआ था, जिसकी खिड़की पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था और वो भी बच्चों के डांस को बिना किसी इमोशन के देख रहा था। बूढ़े को देखते ही ध्रुव ने कहा, तेजा, निहाल, सामने देखो खिड़की पर।
ये फोटो वाली शक्ल ही मुझे लग रही है। तुम लोग जल्दी बताओ तो हम वहीं चले। तेजा और निहाल ने ध्यान से देखा। उन्हें भी लगा कि ये बूढ़ा आदमी ध्रुव के दादाजी ही हैं। उन्होंने हामी में सिर हिलाया और निहाल ने चिल्लाकर कहा, सर मुझे लग रहा है कि ये आदमी आपके दादाजी ही हैं। हमें उसी तरफ चलना चाहिए। सुनो, मैं उस होमस्टे की तरफ जा रहा हूँ, तुम लोग इसी तरफ रहना। अगर किसी तरह गड़बड़ हुई तो तुम लोग यहाँ से संभाल लेना। ठीक है सर। इतना कहकर ध्रुव तेजी से उस घर की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ राजीव काफी अलर्ट था। सब तैयार रहें, भीड़ बढ़ती जा रही है। यस कमांडो। भीड़ बहुत ज्यादा थी। लोग अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखने आए थे, इसलिए ध्रुव को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही थी। वो आगे बढ़ रहा था लेकिन भीड़ की वजह से ज्यादा आगे नहीं जा पा रहा था। लोग उसे धक्का देकर बार बार पीछे कर दे रहे थे। ध्रुव ने आगे की भीड़ का अंदाजा तक नहीं लगाया था। वो बस अंदर जाता जा रहा था। वो स्टेज के पास पहुंचा ही था और लोगों से एकदम ढक गया था कि एकदम से तेजा जिस जगह पर पहले खड़ा था वहां एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। निहाल और तेजा वहां से दूर चले गए थे, इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो उनमें से कई आदमी मर चुके थे और काफी लोग घायल हो गए थे। ध्रुव बहुत डर गया था। उसने आज तक न जाने कितनी लड़ाइयां देखी थी, पर किसी भी लड़ाई में ये सब नहीं हुआ था। उसने एक पल के लिए आंख ही बंद कर ली। आंख बंद करते ही उसे दादाजी का ख्याल आया। उसने वापस उस खिड़की की तरफ मुड़कर देखा। इस बार वो बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो चुका था। ध्रुव को लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। वो कुछ करने की कोशिश करता, उससे पहले ही 9-10 टेररिस्ट्स स्टेज पर आ चुके थे और कुछ बच्चों के सर पर उन्होंने गन रख दी थी। इधर आरव अदिति इस भगदड़ में अलग हो गए थे। गोलियों की बौछार से बचते हुए आरव इधर से उधर भाग रहा था। न जाने अदिति किस हालत में और इस भीड़ में कहां गुम हो गई थी। उधर टेररिस्ट लोगों ने जिन बच्चों के सर पर बंदूक रखी थी, उनके माँ बाप जोर जोर से चिल्ला रहे थे, प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए, अल्लाह के वास्ते उन्हें जाने दीजिए। उन बच्चों ने आपका क्या नुकसान किया है, अल्लाह रहम करेगा आप पर। जो औरत ऐसा बोल रही थी, उसके पीछे खड़े एक टेररिस्ट ने उस औरत के माथे पर गोली मार दी और औरत के सर के चीथड़े उड़ गए थे। ये देखकर वहां के आधे लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ छोटे बच्चे तो ये देखकर बेहोश हो गए। कश्मीरी लोगों के लिए तो शायद ये सब नजारा रोज का था। वो सब डरे हुए थे, लेकिन उन्हें देखकर पता चल रहा था कि इन सब चीजों की उन्हें आदत हो चुकी है। एक औरत ने एक टेररिस्ट के पैर पकड़ लिए और बोली, बेटा मेरी बच्ची को कुछ मत करना, अल्लाह तुझे जन्नत देगा। उस अल्लाह के बंदे हो ना तुम, जाने तो हमें, हम तो। औरत अपनी बात पूरी करना चाहती थी, लेकिन टेररिस्ट ने उसका मुंह ऊपर की तरफ उठाया और गुस्से से बोला, हम अल्लाह के बंदे नहीं हैं, हम तुम्हारी मौत हैं। तुम लोग हमारे खिलाफ खबर देते हो। हम जानते हैं कि बारामूला के ही किसी आदमी ने मुखबिरी की है। गलती एक ने की है, लेकिन सजा हर कोई भुगतेगा। तैयार रहो। टेररिस्ट की ये बात सुनकर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे सब एक दूसरे को ही दोषी ठहरा रहे हों। इसी बीच फिर से एक आदमी की टेररिस्ट से बहस हुई और उसने उसके सीने को गोली से छलनी कर दिया। तेजा और निहाल ब्लास्ट की वजह से नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने आंखें खोली तो सामने खून ही खून पड़ा हुआ था। तेजा और निहाल ने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। तेजा और निहाल दोनों थोड़ी हाइट में खड़े होकर ध्रुव को भीड़ में देखने लगे, लेकिन ध्रुव उन्हें कहीं नहीं दिख रहा था। वो दोनों अब ध्रुव को लेकर चिंता करने लगे। उधर ध्रुव जमीन पर बैठ चुका था। वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं चाहकर भी ये सब रोक नहीं सकता। दादाजी अब क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ध्रुव डरा हुआ नहीं था, लेकिन डरे हुए बच्चों और उनके माँ बाप को देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस किसी भी तरह से इन्हें रोकना चाहता था। वो हिम्मत करके किसी तरह खड़ा हुआ और तेजा और निहाल को देखने के लिए थोड़ा ऊपर उठा, लेकिन वो दोनों उसे नजर ही नहीं आ रहे थे। ध्रुव अब होम स्टे की तरफ जाने की बजाय वापस तेजा और निहाल के पास आ रहा था और ध्रुव को सामने ना देखकर तेजा और निहाल ध्रुव की तरफ आ रहे थे। टेररिस्ट बीच बीच में किसी न किसी को गोली मार देते और इससे एक अजब सी भगदड़ मच जाती।
ध्रुव भीड़ के अंदर ही कहीं फंस चुका था। उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक हुई भगदड़ की वजह से ध्रुव कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। उधर अदिति इस भगदड़ में छुपते छुपाते गोलियों से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी नजर एक बच्ची पर गई जो बीच सड़क पर अपने आप को एक कुर्सी के नीचे छुपाए बैठी थी। अदिति ने जल्दी से जाकर उस बच्ची को वहां से उठाया और एक सेफ जगह पर जाकर खड़ी हो गई। राजीव और पूरी आर्मी ये कोशिश में थे कि कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। उधर ध्रुव निहाल और तेजा को ढूंढते हुए जब एक टेंट के पीछे से गुजरा तो उसे दूर एक छोटा सा लड़का नजर आया जो वहां खड़े होकर जोर जोर से रो रहा था। उसे इस तरह रोता हुआ देख ध्रुव उसके पास गया और उसे शांत कराते हुए कहा, डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ध्रुव की बात सुनकर उस लड़के ने रोना बंद नहीं किया। तभी ध्रुव ने देखा कि एक आतंकवादी ने उसकी तरफ बॉम्ब फेंका। ध्रुव ने तेजी से उस बच्चे को अपने गोद में उठाया और वहां से दूसरी तरफ भागने लगा। ध्रुव के लिए ये सब नया नहीं था, पर बच्चे की जान को खतरे में देखकर उसे आतंकवादियों के ऊपर गुस्सा आने लगा। बेटा, अब तुम चुप हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो? ध्रुव की बात सुनते ही उस लड़के ने सामने रोड की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल प्लीज मेरी दीदी को बचा लीजिए, प्लीज अंकल। लड़के का इशारा देख ध्रुव ने जब सामने की तरफ देखा तो एक छोटी सी बच्ची सामने एक चेयर का सहारा लिए खुद को बचाने में लगी हुई थी। उसके साथ एक लेडी भी थी। वो लेडी कोई और नहीं बल्कि अदिति थी। फायरिंग और बॉम्ब के धमाके के डर से वो खुद को वहां से निकाल नहीं पा रही थी। तभी ध्रुव ने उस बच्चे को एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपाते हुए कहा, यहाँ से बाहर मत निकलना, मैं अभी तुम्हारी दीदी को लेकर आता हूँ। इधर आरव एक तरफ फंसे और जख्मी लोगों की मदद कर रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि कैसे भी करके जख्मी लोगों को एक सेफ जगह पे पहुंचा पाए। इस बीच उसने अदिति पर भी नजर बनाई हुई थी। दूसरी तरफ एक गोली ठीक आरव के पास से गुजरती हुई एक औरत को जाके लगी। इससे पहले कि आरव पीछे घूम कर देख पाता, वो औरत जमीन पर गिर गई। उस औरत ने ठीक वही पीला रंग का सूट पहना था जैसा अदिति ने पहना था। उसकी हाइट भी ठीक अदिति जितनी थी। आरव की सांसें रुक गई। होश आने पे उसने जिस बुजुर्ग को पकड़ा था, पहले उन्हें कहीं सेफली बैठाया। उसके बाद वो औरत के पास गया। वहां पहुंचते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे। धीमे धीमे करके उसने जैसे ही उस औरत को पलटाया तो देखा कि वो कोई और ही थी। नहीं, ये मेरी अदिति नहीं हो सकती। नहीं, ये मेरी अदिति नहीं है। आरव ने महसूस किया वो औरत अब भी सांस ले रही थी, इसलिए उसने कोशिश की जल्दी जल्दी CPR देने की और फौरन अपना रुमाल निकालकर उस औरत के हाथ पे बांधा और उसे एक टेंट में ले गया जहां बाकी लोग थे। ध्रुव किसी तरह खुद को भी बचाते हुए वहां तक गया और उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे बच्चे के पास लेकर गया। अदिति भी उनके पीछे पीछे उस जगह पर पहुंची। ध्रुव ने उस बच्चे को पत्थर के पीछे छुपाया था। वहां जाते ही ध्रुव ने उनसे कहा, ये जगह सेफ नहीं, हमें जल्दी ही किसी सेफ जगह पर जाना होगा। मेरे हस्बैंड न जाने इस भीड़ में कहाँ भटक गए हैं। मुझे उनको ढूंढने में मदद कीजिए प्लीज। न जाने आरव किस हाल में होगा। आप परेशान मत होइए, एक बार मैं आपको और इन बच्चों को कहीं सेफ जगह पहुंचा दूं, उसके बाद मैं आपके हस्बैंड को ढूंढूंगा। नहीं नहीं, मैं एक जगह छुपकर नहीं बैठ सकती। मैं आपके साथ चलूंगी। न जाने आरव किस हाल में होगा। आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा। अदिति को आरव के लिए इतना परेशान होता देख ध्रुव उसे मना नहीं कर सका। तभी पास ही एक जोर का धमाका हुआ। उस धमाके की आवाज से बच्चे डर से कांपने लगे। उन बच्चों को अपने करीब करते हुए ध्रुव ने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलना, लेकिन उससे पहले इनको कहीं सेफ जगह पहुंचना होगा। अदिति पीछे नजर रखते हुए चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ तेजा भी इस भगदड़ में ध्रुव से अलग हो चुका था। वो भी अपनी जान बचाता हुआ ध्रुव को ढूंढते हुए छिपकर आगे बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर बंदूक रख दी, जिसका एहसास होते ही तेजा ने पलट कर देखा तो एक आदमी मुंह पर कपड़ा बांधे खड़ा तेजा को घूरते हुए बोला, तुम्हें मारकर मैं अपनी गिनती में
एक और को शामिल करूंगा। आज मेरी सेंचुरी पूरी होगी। तुम्हारी मौत से मैं आज का जश्न मनाऊंगा। उनकी बातें सुनकर तेजा से रहा नहीं गया। उसने आसपास अपनी नजर घुमाई तो देखा कि वहां अब तेजा और उस आदमी के अलावा कोई नहीं था। मौके का फायदा उठाकर तेजा ने अपनी पिस्टल निकाली और उसके सामने करते हुए गुस्से में कहा, तुम मुझे मारकर जश्न मनाओगे या मैं तुम्हें मारकर इस धरती का बोझ कम करूंगा, ये अभी पता चल जाएगा। तेजा एक ट्रेंड इंसान था जिसे सिर्फ पिस्टल चलाना ही नहीं और भी बहुत कुछ आता था। पर इससे पहले कि वो आतंकवादी कुछ कर पाता, तेजा ने बिना देरी किए अपनी पिस्टल की 6 गोलियां उसके सीने में उतार दी। पर तेजा को कहां अंदाजा था कि उसकी ये हिम्मत उसे एक बड़ी मुसीबत में फंसा चुकी थी। तेजा से थोड़ी दूरी पर खड़ा एक इंडियन आर्मी कमांडो तेजा के हाथ में पिस्टल देखकर उसके करीब आया। वो आर्मी कमांडो कोई और नहीं बल्कि राजीव था। तेजा को राजीव के आने का एहसास हो पाता उससे पहले ही कुछ और आर्मी कमांडो ने आकर तेजा को चारों तरफ से घेर लिया। इस सिचुएशन में खुद को बीच में खड़ा देख तेजा को लगने लगा था कि आज उसका बचना बहुत मुश्किल है। उसने कमांडो को समझाते हुए कहा, जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं, पर मैं कोई टेररिस्ट नहीं। आप लोग मुझे जाने दीजिए। अच्छा, हाथ में बंदूक और आंखों में नफरत लिए खड़े हो और बोल रहे हो कि तुम्हें जाने दें। तुम जैसे लोगों को तो खड़े खड़े ही गोली मार देनी चाहिए, पर कानून को हाथ में लेना हमारा काम नहीं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। राजीव की बात सुनकर तेजा ने पिस्टल को जमीन पर फेंककर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मेरा नाम तेजा है। आई एम फ्रॉम। पर इससे पहले कि तेजा अपनी बात पूरी कर पाता, राजीव ने उसके सिर पर बंदूक रखते हुए कहा, हर आतंकवादी का पकड़े जाने के बाद यही नाटक होता है। प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। पर हम तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। चुपचाप चल रहे हो या तुम्हें भी यही कुत्ते की मौत मरना है? इतना कहते ही राजीव के आदमियों ने आकर तेजा के हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक तानकर अपने साथ लेकर जाने लगे। थोड़ी ही दूरी पर खड़े निहाल ने जैसे ही तेजा को इस हाल में देखा तो वो बिना देरी किए दौड़कर तेजा के पास आकर कमांडो की तरफ देखते हुए बोला, सर, आप इसे लेकर कहां जा रहे हो? निहाल का जवाब सुनकर राजीव ने उसे बंदूक दिखाते हुए पूछा, तो तुम भी इसके साथ ही हो? जाने कौन तुम लोगों का ब्रेन वॉश करके तुम्हें खुला छोड़ देता है। कसम से, एक बार वो हाथ लग जाए उसके बाद तो मैं ये सब कुछ जड़ से ही खत्म कर दूंगा। राजीव को गुस्से में देखकर निहाल समझ गया था कि जरूर कोई तो गलतफहमी हुई है जिसे अब सिर्फ वही हैंडल कर सकता है। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग देहरादून से आए हैं और यहाँ आते ही हम इस भगदड़ में फंस गए हैं। टूरिस्ट हो तो तुम्हारे पास पिस्टल कहां से आई? आर्मी के हाथ लगते ही टेररिस्ट टूरिस्ट बन गया। वाह, ये नया तरीका ढूंढा है तुम लोगों ने। बताओ, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ है हमारे पास। रुकिए, अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। मेरे पास अपने आईडी कार्ड्स हैं। स्कूल का बच्चा समझ रखा है आईडी कार्ड्स कोई भी नकली बनवा सकता है। अब बहुत हुआ तुम लोगों का। कमांडोज, ले चलो इन्हें। आज इन टेररिस्ट को टूरिस्ट बनाकर ही छोड़ेंगे। इतना सुनते ही कमांडोज ने बिना देरी किए तेजा और निहाल को पकड़ लिया। निहाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे समझाए। उसके पास हर एक सिचुएशन से निकलने का सलूशन रहता था, पर आज तो उसके भी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि तभी वहां एक आवाज गूंजी, ये टेररिस्ट नहीं है, मैं गवाही देता हूँ। आरव की आवाज सुन सभी पलटकर उसे देखने लगे। आरव के कांधे पर एक जख्मी लड़का सहारा लिए खड़ा था जिसे पैर में गोली लगी थी। उस लड़के की हालत देख सभी का ध्यान तेजा और निहाल से हटकर उसे बचाने पे लग गया। जल्दी से इसे कैंप में लेकर जाओ और सेना की एक टुकड़ी को घायलों को ढूंढने में भेजो। यस कमांडो। कुछ ऑफिसर्स कमांडो राजीव की बात मानकर घायलों को बचाने चले गए, जबकि कुछ अभी भी तेजा और निहाल को घेरे हुए थे। अब तो हम जा सकते हैं? नहीं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि यह आतंकवादी का हेड नहीं है? सर, मेरा नाम आरव है और मैं टूरिस्ट हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपके पकड़ने से थोड़ी देर पहले इन्होंने आतंकवादियों को मारा है।
इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये आतंकवादी नहीं है। राजीव इससे पहले कुछ बोल पाता, तभी निहाल को ध्रुव का ख्याल आया, तो निहाल ने उसे रोकते हुए कहा, हमारे पास एक और सबूत है। आप लोगों ने गिल एम्पायर का नाम तो सुना ही होगा। गिल एम्पायर के बॉस हरमन गिल और ध्रुव गिल के लिए काम करते हैं हम। निहाल की बात सुनकर राजीव शॉक्ड हो गया था, क्योंकि राजीव भी ध्रुव को जानता था। बस उसे ये कंफर्म करना था कि क्या ये वही ध्रुव गिल की बात कर रहे हैं या दूसरी। क्या प्रूफ है कि तुम लोग गिल फैमिली के लिए काम करते हो? राजीव की बात सुनते ही निहाल ने एक ऑफिसर को उसका हाथ छोड़ने को कहा। फिर अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर हरमन और ध्रुव के साथ कुछ फोटोज उसे दिखाते हुए बोला, आईडी कार्ड्स नकली बन सकते हैं, तो अब ये मत कहिएगा कि फोटोज भी नकली हैं। ये इसी फोन के कैमरा से शूट किए हुए हैं। निहाल की बात सुनकर राजीव ने एक नजर निहाल और तेजा को घूर कर देखा और फिर सोचते हुए बोला, कहीं ये वही तो नहीं जिसने मेरी एक बार मदद की थी? इतने साल हो गए हैं, वो सामने आ जाए तो कुछ याद आए। ठीक है, मान लेता हूं कि तुम उनके लिए काम करते हो, तो यहाँ क्या करने आए हो? और तुम लोग आए हो मतलब तुम्हारा बॉस भी यही कहीं होगा, मुझे उससे मिलना है। राजीव की बात सुनकर तेजा और निहाल एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। इस भगदड़ में ध्रुव कहाँ चला गया था, इसका उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था। निहाल ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हम भी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। इस हमले की वजह से वो हमसे अलग हो गए। वो अभी कहाँ हैं हमें नहीं पता। निहाल की बात सुनकर राजीव ने आरव को देखा और उससे कहा, आपको भी कहीं सेफ जगह ढूंढकर छिप जाना चाहिए। आतंकवादी चारों ओर फैले हैं। नहीं, मैं नहीं छिप सकता। मुझे मेरी वाइफ अदिति को ढूंढना है। ना जाने इस भगदड़ में वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें मिस्टर गिल, हमें ध्रुव को ढूंढना है। तेजा ने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से कुछ आतंकवादियों ने वहां आकर आर्मी कमांडोज पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से सभी अपने छुपने की जगह ढूंढने लगे। आतंकवादी और आर्मी वाले एक दूसरे पर जमकर फायरिंग करने लगे। आतंकवादियों ने आर्मी वालों को पूरी तरह जख्मी कर दिया था। उनके हथियार आर्मी वालों से ज्यादा एडवांस थे, जिनका सामना उनकी बंदूकें नहीं कर पा रही थी। तेजा ने बिना देरी किए उनकी मदद के लिए एक बंदूक उठाई और लड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी फायरिंग से लगातार आतंकवादी मौत के घाट उतरने लगे। राजीव आरव और निहाल को गाइड करते हुए एक पहाड़ी के पीछे छुप गया। तीनों मिलकर लगातार फायरिंग करते रहे। तभी एक कमांडो आकर घायल हालत में निहाल से थोड़ी ही दूरी पर गिर पड़ा। निहाल 2 कदम आगे उसकी मदद करने के लिए बढ़ा, पर फायरिंग की वजह से उसका उस कमांडो तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों के सामने एक कमांडो अपनी बची हुई सांसें ले रहा था। ये देखकर निहाल से रहा नहीं गया। वो तेजी से दौड़कर उस कमांडो के पास गया और उसके हाथ पकड़कर उसे घर के दीवार के पीछे की तरफ लेकर जाने लगा। तभी राजीव की नजर एक आतंकवादी पर पड़ी। उसने निहाल की तरफ अपनी गन पॉइंट की हुई थी। उसने जैसे ही फायर की तो राजीव जोर से चिल्लाते हुए बोला, संभल कर। कहते हुए राजीव जल्दी से निहाल की तरफ दौड़ा और उसे धक्का देकर दूसरी डायरेक्शन में गिरा दिया। निहाल ने मुस्कुराते हुए एक लंबी सांस लेकर कहा, थैंक यू। जब उसकी नजर राजीव के हाथ पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस गोली पर उसका नाम लिखा था वो राजीव के हाथों को छूकर निकल गई। राजीव के हाथ से बहता खून देख निहाल ने उसे समझाते हुए कहा, ये क्या किया आपने? अपना काम। वैसे भी गोली मुझे छू कर निकली है, मामूली सा घाव है, सब ठीक हो जाएगा। पर हमें जल्दी से यहाँ से निकलकर सबको बचाना होगा। निहाल राजीव को पकड़ आए और उसे पत्थर के पास लाकर बैठा दिया। फिर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, सबको बचाना है, पर उसके लिए आपका भी सेफ रहना जरूरी है। कहते हुए निहाल ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर राजीव के हाथों पर बांध दिया, जिससे उसके हाथ से बहता खून रुक गया। तेजा और आरव भी मौका देखकर राजीव के पास आए। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमें कैसे भी करके जो यहाँ बचे हैं उन्हें बचाना होगा। मेरी वाइफ भी ना जाने किस हाल में होगी। कुछ नहीं होगा उन्हें, हम सबको बचा लेंगे। ध्रुव को भी, तुम्हारी बीवी को भी, और यहाँ फंसे एक एक इंसान को भी। दूसरी तरफ ध्रुव और अदिति बच्ची को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने एक आतंकवादी दिखाई पड़ा।
जिसे देखते ही ध्रुव उन्हें लेकर भागने की सोचने लगा, मगर वो अपने कदम बढ़ा पाता कि तभी उसने देखा कि सामने एक और आतंकवादी आ चुका है। दोनों तरफ से वो लोग घिर चुके थे। ध्रुव को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक आतंकवादी ने हंसते हुए कहा, अब तू कहाँ जाएगा? बहुत हीरो बनने का शौक है। अब हम तुझे दिखाते हैं कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। हाँ, इस लड़की को पकड़ो। ध्रुव ने जैसे ही ये सुना, उसने अदिति के साथ साथ दोनों बच्ची का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। उसने अपनी आवाज भारी करते हुए कहा, मेरे पास भी मत आना, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। अच्छा तो तू ही बता दे, कौन है तू? प्रधानमंत्री का बेटा है क्या? बोल। दूसरा आतंकवादी भी इस बात पर हंसने लगा। दोनों अभी ध्रुव के पास जा ही रहे थे कि तभी एक उड़ता हुआ पत्थर सामने से आया और पहले आतंकवादी के सिर पर लगा। उस पत्थर को इतनी रफ्तार से फेंका गया था कि पहला आतंकवादी वहीं जमीन पर गिर गया। ध्रुव ने मौका देखा और उसने एक लात मारते हुए दूसरे आतंकवादी के हाथ से बंदूक गिरा दी। तभी सामने से जसविंदर आया। मैंने आने में देर तो नहीं कर दी बॉस? बहुत सही टाइम पर आए हो तुम। इतना कहने के बाद ध्रुव उस आतंकवादी को देखते हुए गुस्से से कहा, अभी देखो, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। कहते हुए ध्रुव ने उसे एक जोरदार किक मारा। उसे एक किक से ही दूसरा आतंकवादी घायल होकर जमीन पर गिर गया। ध्रुव ने देखा दोनों आतंकवादी जमीन पर घायल पड़े हुए थे। तभी उसे तेजा का ख्याल आया। उसने तपाक से पूछा, जसविंदर, तेजा कहाँ है? बहुत वक्त से मैंने उसे देखा नहीं है। वो ठीक तो है ना? मुझे तेजा और निहाल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ मालूम नहीं। ये सुनने के बाद ध्रुव की टेंशन बढ़ गई थी। उसे अब निहाल और तेजा की बहुत चिंता होने लगी। ध्रुव सोच ही रहा था कि तभी वो बच्ची रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनते ही ध्रुव ने जसविंदर से कहा, इनको तुम संभालो, मुझे तेजा और निहाल को ढूंढने जाना है। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे मेरे हस्बैंड को ढूंढना है। ठीक है जसविंदर, तुम जाओ और इस बात का खास ख्याल रखना, इनको जरा भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। डोंट वरी मिस्टर ध्रुव, मैं दोनों को सही सलामत इनके घर वालों तक पहुंचा दूंगा। आप तेजा और निहाल के पास जाइए। इधर दूसरी तरफ राजीव और निहाल एक साथ बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे और आरव और तेजा दूसरी तरफ से आगे बढ़ रहे थे। दोनों एक एक तरफ से एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते हुए धीमे धीमे निकल रहे थे कि तभी अचानक से राजीव और निहाल के सामने दो आतंकवादी आ थमके। राजीव ने पहले ही आरव को और तेजा को बैकअप के लिए छुपने बोल दिया था। उन आतंकवादियों ने दोनों को बंदूक दिखाते हुए कहा, देखो, चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो और हमारा बैकअप बन जाओ। आगे आर्मी के बहुत लोग हैं और हमें यहाँ से अपनी जान बचाकर जाना है। दोनों की बात सुनकर राजीव और निहाल उनका प्लान समझ गए। वहीं आरव और तेजा राजीव के इशारे का इंतजार कर रहे थे। इधर राजीव और निहाल ने एक पल में ही इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद ही निहाल गुस्से से दोनों आतंकवादियों के पास गया। उसने पहले को एक जोरदार पंच चढ़ा, मगर तभी दूसरे ने मौका देखते ही निहाल के सिर पर वार किया। निहाल का माथा घूम गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजीव के सामने ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। और तो और राजीव के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसने सामने से ही कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे कुछ मत करना। दोनों आतंकवादी राजीव की हालत पर हंसने लगे और उसे अपने साथ लेकर जाने ही लगे थे कि राजीव ने एक हाथ पीछे कर किसी को आने का इशारा किया। आरव उठा ही था जाने के लिए कि तभी तेजा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम नहीं, मैं जाऊंगा। तुम्हें अपनी बीवी को ढूंढना है। यहीं रहो बैकअप बनकर। जरूर कमांडो के दिमाग में कोई प्लान होगा। मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है, मुझे इशारा कर देना। मौका देखकर तेजा एक पत्थर के पीछे से निकल कर आया। छोड़ दो उन्हें। और हम क्यों सुने तुम्हारी बात? राजीव चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दिलाऊंगा। तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकलना है, मैं निकालूंगा तुम्हें। ये कमांडो तो वैसे भी किसी काम का नहीं। राजीव तेजा का प्लान समझ गया था और उसके प्लान में शामिल होते हुए बोला, सर, आप अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। दोनों आतंकवादी कंफ्यूज हो गए कि एक कमांडो एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को सर क्यों कह रहा है। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं ये वही सीक्रेट ऑफिसर तो नहीं जिसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन मिली थी
और उन लोगों ने तेजा को ही वो सीक्रेट ऑफिसर मान लिया, जबकि हकीकत तो ये थी कि वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि राजीव था। राजीव को उन आतंकवादियों की बेवकूफी पर हंसी आ रही थी और फिर दोनों आतंकवादी राजीव को गन से सर पे मारकर तेजा को साथ लेकर उस जगह पर जा रहे थे जहां पर उनकी वैन खड़ी थी। उधर राजीव बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था और उनके जाते ही वो उठ खड़ा हुआ और आरव को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। वो दोनों छुपकर नजर बनाए हुए थे। इस वक्त तीनों पैदल थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सामने से वैन दिखाई पड़ी। एक आतंकवादी ने कहा, जा, हमने तुझे छोड़ा, चल ऐश कर, जा निकल। तेजा ने जैसे ही ये सुना उसे चिंता होने लगी, क्योंकि वो कुछ सोचकर उनके साथ आया था। उसने हंसते हुए कहा, बस इतनी ही हिम्मत थी? तुम तो रास्ते में कहते हुए आ रहे थे कि तुम मुझे अपने अड्डे पर ले जाकर मारोगे। तुझे मरने का शौक है क्या? भाग यहाँ से। तभी तेजा ने एक जोरदार पंच सामने खड़े आतंकवादी को दिया। इस पंच ने उसे दिन में तारे दिखा दिए। वो आतंकवादी गुस्से में आकर तेजा के माथे पर गन रखने ही वाला था कि दूसरे ने समझाया, ये क्या कर रहे हो? यहाँ आर्मी के लोग कभी भी आ सकते हैं। इसे हम आराम से सबक सिखाएंगे। डालो इसे वैन में। तेजा वैन में बैठने ही वाला था कि तभी उसे सामने से ध्रुव आता हुआ दिखाई दिया। ध्रुव की नजर जैसे ही तेजा पर पड़ी वो उसकी ओर आने लगा, मगर तभी तेजा ने इशारे से उसे रोक दिया। ध्रुव तेजा के इशारे को समझ गया। उसने मन में कहा, तेजा अगर मुझे इशारा कर रहा है, इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई रीजन होगा। अपने सामने इतने सारे आतंकवादी को देखकर अदिति घबरा गई, लेकिन ध्रुव ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। वहीं इधर तेजा दोनों आतंकवादियों के सामने ड्रामा करने लगा था। वो कभी उछलने लगता था तो कभी वैन के नीचे जाकर लेट जाता था। तभी एक आतंकवादी ने गुस्से से कहा, ये पागल हो गया है क्या? आर्मी आ जाए इससे पहले ही इसे वैन में डालो और चलो। दूसरे आतंकवादी ने ऐसा ही किया। वो तेजा को वैन में डालकर ले जाने लगे। इधर आरव और राजीव कुछ ही दूरी पर चुपचाप खड़े देख रहे थे कि तभी पीछे से भागते हुए जसविंदर आया। उसने जैसे ही सामने वैन में तेजा को देखा वो चिल्लाने लगा। जसविंदर चिल्ला ही रहा था कि तभी अचानक से राजीव ने उसे शांत रहने को कहा। उसे समझ नहीं आया कि एक आर्मी वाला ऐसे कैसे किसी आतंकवादी को वैन में बैठकर जाने देंगे। उसने राजीव से पूछा, आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? उस वैन को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो आतंकवादियों का वैन है। इसके बाद भी राजीव जसविंदर की परेशानी समझ रहा था, मगर वो ये सब कुछ किसी रीजन से ही कर रहा था। तुम कौन हो और हमारा प्लान मत खराब करो। इससे पहले कि जसविंदर कोई जवाब देता, उसके कानों में दूर से ध्रुव की आवाज आई। तीनों पलटकर देखने लगे। तभी आरव की नजर अदिति पर पड़ी जो ध्रुव के पीछे पीछे आ रही थी। आरव सब कुछ भूलकर बस अदिति के पास भागा। आरव को भागकर आता देख अदिति भी उसके पास दौड़ी। दोनों ने मिलकर एक दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे न जाने कब से बिछड़े हों। ध्रुव उन दोनों का मोमेंट खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आगे जसविंदर के पास आया। ध्रुव? राजीव की आवाज सुनकर ध्रुव ने एक झटके में राजीव को पहचान लिया। वो दोनों सालों पहले मिले थे और आज तक वो मुलाकात उन दोनों के दिमाग से मिटी नहीं थी। दरअसल जब ध्रुव उत्तराखंड में अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रह रहा था, तब उधर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। पैसेंजर्स से भरी एक लोकल बस खाई में पलट गई थी। उस वक्त राजीव पूरी आर्मी की टीम के साथ वहां सभी को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव भी रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों को बचा रहा था। वहां उनकी ये मुलाकात दोनों को याद रही। राजीव और ध्रुव ने एक दूसरे को हक किया। एक पल को वो भी भूल गए थे कि वो किधर हैं। राजीव, तुम? हाँ। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ। पर इन्होंने अभी अभी तेजा को आतंकवादियों के साथ जाने दिया। इन्होंने ऐसा क्यों किया? पहले ये बताओ, क्या तुमने उन बच्चों को सेफली पहुंचा दिया? हाँ, मुझे रास्ते में आर्मी ऑफिसर मिल गया था। उसने कहा कि वो दोनों को घर ले जाएगा। इसके बाद मैं सीधा यहाँ आया, मगर इन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। राजीव ने जसविंदर की बात को सुना और अपने पीछे आने को कहा। जसविंदर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजीव कर क्या रहा है। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। ध्रुव भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। तभी उसकी नजर अदिति और आरव पर पड़ी।
आरव अदिति को चेक कर रहा था कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई। वहीं ध्रुव अदिति को सेफली उसके हस्बैंड के पास पहुंचाकर खुश था। वो लोग वहां से आगे बढ़ गए। जसविंदर और ध्रुव आगे बढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि वहां से कुछ दूरी पर पीछे निहाल बेहोश पड़ा हुआ था और इस वक्त हड़बड़ाहट में दोनों के मन में उसका ख्याल तक नहीं था। राजीव इस जगह पर आकर रुका जहां अभी कुछ देर पहले तेजा आतंकवादियों के वैन के पास खड़ा ड्रामा कर रहा था। राजीव ने नीचे जमीन पर दिखाते हुए कहा, ये देखो, जो वैन यहाँ से गई है उसकी टंकी के अंदर जानबूझकर तेजा ने होल कर दिया था और उसने मुझे इशारे से कहा था कि मैं इस सबूत को फॉलो करूं। राजीव की बात सुनकर जसविंदर चौंक गया। ध्रुव को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो तेजा का शार्प माइंड जानता था। वहीं जसविंदर को पूरी बात समझ नहीं आई। उसने तपाक से पूछा, कैसा सबूत? मैं कुछ समझा नहीं। इस सामने देखो, जिस तरफ वैन गई है इंजन ऑयल गिरते हुए गया है। इसका साफ मतलब है कि तेजा ने इशारे से कहा है कि हम इस ऑयल का पीछा करते हुए आगे बढ़े। हो सकता है तेजा हमें उन टेररिस्ट के मेन अड्डे पर ले जाना चाहता हो, इसीलिए मैंने तुम्हें उस वक्त रोका। जसविंदर अब राजीव की पूरी बात समझ चुका था। उसने सामने रोड की तरफ देखा तो पाया कि ऑयल आगे तक गिरते हुए गया है। उसने तपाक से कहा, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इस सबूत को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं। नहीं, हमारा इस तरह जाना खतरे से खाली नहीं है। हमें अपने साथ कुछ ऑफिसर्स को ले जाना होगा, क्योंकि भूलो मत, हम उन टेररिस्ट के मेन अड्डे पर जाने वाले हैं। जसविंदर और ध्रुव को राजीव की ये बात एकदम सही लगी। वो अगले ही पल और आर्मी ऑफिसर्स को कॉल करने लगा। इधर आरव और अदिति भी आकर उनमें शामिल हो गए। थैंक यू, आपने मेरी वाइफ को प्रोटेक्ट किया। बताइए, आपको मेरी क्या मदद चाहिए? कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था। आप अपनी वाइफ का ध्यान रखिए, अब बाकी यहाँ से हम संभाल लेंगे। नहीं, हम भी आपके साथ जाएंगे। आपने मेरे लिए इतना किया, अब ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी मदद करूं। और वैसे भी ताइक्वांडो में मैं ब्लैक बेल्ट हूं और मैंने कुछ स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रखी है। आपके साथ चलकर मैं उन टेररिस्ट को पकड़ने में आपकी मदद करना चाहता हूं। प्लीज हमें भी अपने साथ लेकर चलिए। ये फैसला तो कमांडो राजीव ही ले सकते हैं। देखिए, हम किसी को ऐसे अपने साथ नहीं ले जा सकते और ना ही हम किसी भी सिविलियन की जान को खतरे में डाल सकते हैं। सर, मुझ पर बिलीव कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे लोगों की मदद करनी है। इन टेररिस्ट ने जिस तरह से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जान ली है, अगर मैं उनमें से एक टेररिस्ट को भी पकड़कर आपके हवाले कर दूं, तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। उसके बाद मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। कम से कम अपने देश के काम तो आ सकूंगा। आरव की बात सुनकर राजीव मुस्कुरा उठा। राजीव तो पहले से ही हिचकिचा रहा था, लेकिन जितने ट्रेंड लोग उतना अच्छा। उसने आरव को भी शामिल कर लिया। बाय द वे, मेरा नाम आरव है और ये मेरी वाइफ अदिति है। ध्रुव ने भी हाथ मिलाते हुए अपना नाम बताया और फिर उनके आगे के प्लान बनने लगे। करीब 10 मिनट के अंदर ही वहां पर करीब 10 आर्मी ऑफिसर पहुंच गए। उन आर्मी ऑफिसर को लीड राजीव ही कर रहा था। राजीव ने उन सबको पूरी बात बता दी थी और फिर अपना पूरा प्लान एक्सप्लेन करते हुए कहा, ध्रुव, हम ऐसा करते हैं कि तुम और जसविंदर आगे आगे चलो और पीछे हम लोग रहेंगे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम सब इतने लोग आ रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी इस बाइक पर बैठ जाता हूँ, तुम सब जीप में पीछे से आना। यहाँ पे लोग जैसे ही निकलने वाले थे कि तभी एक पत्थर के पीछे से किसी बच्चे की सिसकियां सुनाई दी। अदिति ने आगे बढ़कर देखा तो एक 12 साल का बच्चा खुद को अपने हाथ से ढककर डर से कांप और रो रहा था। अदिति जल्दी से उस बच्चे को गोद में उठाकर अपने पास ले आई। अदिति, इस बच्चे को लेकर तुम किसी सेफ जगह पर चली जाओ, मैं जल्दी वापस आता हूँ। मुझे डर लग रहा है, प्लीज तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अदिति उस बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। कुछ ही देर बाद ध्रुव बाइक पर बैठ गया। उसके पीछे जसविंदर था। ध्रुव वैन से गिरे हुए ऑयल को फॉलो करते हुए बाइक आगे बढ़ाने लगा। वो जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना चाहता था ताकि वो टेररिस्ट तेजा को ज्यादा टॉर्चर ना करे। आगे चलते चलते ध्रुव ने देखा कि कच्ची सड़क आ गई है, मगर ध्रुव बाइक की स्पीड कम नहीं कर रहा था। उस कच्ची सड़क पर थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद ध्रुव ने जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर देखा। शाम हो चुकी थी मगर अब भी रोशनी थी। हमें अब बहुत ही अलर्ट होकर आगे बढ़ना होगा।
मैं तो कह रहा हूँ कि पहले मैं जाता हूँ उनके सामने और फिर आप बाइक लेकर सीधे अंदर घुस जाना और तुरंत इसके बाद ये सारे आर्मी ऑफिसर्स आ जाएंगे ताकि उन आतंकवादियों को मौका न मिले। जसविंदर की बात ध्रुव को एकदम सही लगी। ध्रुव ने जसविंदर को गुड लक कहा और फिर जसविंदर पैदल ही घर की ओर जाने लगा। मगर उनको तभी सबसे बड़ा झटका लगा। जसविंदर आगे बढ़ा ही था कि तभी सामने से एक आतंकवादी तेजा को लेकर आया। तेजा को उन्होंने बहुत मारा था, उसके माथे से खून बह रहा था। तेजा की हालत देख जसविंदर और पीछे झाड़ियों में छिपा ध्रुव दोनों शॉक रह गए। तभी उन आतंकवादियों का हेड निकलकर बाहर आया और चिल्लाते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारा एक साथी पीछे झाड़ियों में छुपा है, उसे बाहर आने को कह दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हेड की बात सुनते ही ध्रुव और जसविंदर समझ गए कि सारा खेल पलट चुका है। मगर दोनों इस बात से खुश थे कि टेररिस्ट के हेड या उसके लोगों को ये नहीं पता चला कि ध्रुव और जसविंदर के पीछे करीब 12 आर्मी ऑफिसर्स भी थे। आखिर में ध्रुव झाड़ियों से निकलकर हेड के सामने आ गया। दोनों को सामने देख हेड ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं? नहीं नहीं, तुम्हारे इस साथी ने जब वैन की टंकी में छेद किया था उसी वक्त मेरे आदमियों को पता चल गया था, मगर दोनों अनजान बने रहे। तो अब तुम दोनों भी हमारे चंगुल में फंस चुके हो और अब बहुत जल्द ही तुम तीनों को हम आजाद कर देंगे। उसके तुरंत बाद ध्रुव और जसविंदर को बांध दिया गया। जसविंदर मन ही मन यही सोचकर चिढ़ रहा था कि आखिर आर्मी ऑफिसर्स उन्हें बचाने क्यों नहीं आ रहे हैं। मगर ध्रुव जान रहा था कि इसके पीछे भी कोई रीजन जरूर होगा। उधर दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर सारे आर्मी ऑफिसर्स पेड़ों के पीछे छुपे हुए थे। तभी आरव ने कहा, सर हम किस बात का वेट कर रहे हैं? वो लोग उन्हें मार देंगे। नहीं, उनको अभी नहीं मारा जाएगा और हम अभी अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनके और लोग कहीं से अचानक आ जाएं और हमारे ऊपर अटैक कर दें। इसीलिए हम एक एक करके उस घर के अंदर जाएंगे और उनके एक एक आदमी को खत्म करेंगे। इसी बहाने हमें पता चल जाएगा कि उनकी ताकत कितनी है। गॉट इट? यस सर। करीब 5 मिनट तक वेट करने के बाद राजीव ने अपने सभी ऑफिसर्स को इशारा किया। एक एक करके सारे ऑफिसर्स आगे बढ़ने लगे। वो समझ गए थे कि यही सही मौका है। आरव भी मौका देखकर जैसे ही उस घर के पास गया, उन्होंने वहां 2 आतंकवादी को देखा। वो दोनों आतंकवादी आरव को देख पाते इससे पहले ही आरव आगे बढ़ा और एक एक कर उनके गर्दन को मरोड़ दिया। उनकी चीख भी नहीं निकल पाई और मौत हो गई। ऐसा ही करते करते सारे ऑफिसर्स उस घर के चारों तरफ फैल गए, मगर उनको अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ध्रुव और जसविंदर को जैसे ही अंदर लाया गया, उन्होंने देखा कि वहां हॉल में करीब 50 लोग बंदी बने हुए हैं। इतने सारे लोगों को देखते ही ध्रुव का खून गुस्से से खौलने लगा। वो अब जल्द से जल्द उन सभी को कैसे भी करके छुड़ाना चाहता था। उसको गुस्से में देख टेररिस्ट के हेड ने कहा, क्या बात है, बहुत गुस्सा आ रहा है इन लोगों को यहाँ देखकर। चिंता मत करो, तुम तीनों को इस तरह बंदी बनाकर नहीं रखा जाएगा, बल्कि तुम्हारे साथ तो वो किया जाएगा जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं होगा। कहते हुए हेड और बाकी सभी जोर जोर से हंसने लगे। मगर तभी अचानक से उनके बीच एक और हंसी गूंजी। ये हंसी थी ध्रुव की। ध्रुव को इस तरह हंसता देख सारे लोग चौंक गए। कोई कुछ समझ पाता, तभी अचानक से सामने का दरवाजा टूटा और राजीव हाथ में गन लिए सामने आ गया। हैंड्स अप, नहीं तो मैं गोली चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। टेररिस्ट के हेड ने जैसे ही ये देखा, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। राजीव समझ गया कि जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। कोई भी अपनी जगह से हिल भी पाता कि तभी अचानक से बाहर फायरिंग शुरू हो गई। सभी लोग सावधान हो जाइए। ध्रुव, तुम अपने दोनों आदमी और इन सभी बंदी बने लोगों का ख्याल रखो। बाहर हम सिचुएशन को संभालते हैं। राजीव के ऑर्डर के बाद ध्रुव और जसविंदर तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने बंदी बने लोगों को एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा करना शुरू किया। तब तक उस घर के अंदर आरव भी आ चुका था। इस बीच ध्रुव ने आरव को एक इशारा किया। आरव ने बिना एक पल गंवाए पूरे घर को गौर से देखा। वो हर एक कोने को ध्यान से देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर झांकते ही उसने देखा कि आतंकवादियों का एक बड़ा ग्रुप तेजी से राजीव की तरफ बढ़ रहा है।
और राजीव का ध्यान दूसरी तरफ है। राजीव सर, आपके पीछे और आतंकवादी आ रहे हैं, हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। आरव की आवाज सुनकर राजीव ने उन टेररिस्ट पर गोलियां दागनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से टेररिस्ट इधर उधर भागकर छुपने लगे। आरव, हमें हर हाल में बंदी बने लोगों की सुरक्षा करनी है। तुम उन्हें ध्रुव के साथ किसी सेफ जगह पर छिपने को कहो। आरव ने बाहर मौजूद आतंकवादियों का ध्यान भटकाने के लिए एक प्लान बनाया। उसने ध्रुव और जसविंदर को इशारा किया कि वो लोगों को किसी सेफ जगह पे ले जाए और फिर खुद वो बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। राजीव ने उसे रोका, लेकिन आरव ने कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं उन्हें रोकूंगा, आप अंदर की सेफ्टी संभालिए। राजीव ने उसकी आंखों में झलकते कॉन्फिडेंस को देखा और आखिरकार हामी भर दी। आरव ने अपनी बंदूक लोड की और चुपके से बाहर की तरफ बढ़ गया। बाहर पहुंचते ही आरव ने देखा कि आतंकवादी बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उसने सावधानी से उनमें से 2 को चुपचाप ढेर कर दिया, लेकिन जल्द ही बाकी आतंकवादियों ने आरव को वहां होने को भांप लिया और चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी। आरव ने तेजी से अपनी पोजीशन बदली और घर के एक कोने में छिप गया। उसने एक ग्रेनेड निकालकर आतंकवादियों के ग्रुप की ओर फेंका। एक बड़ा धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। उस धुएं का फायदा उठाते हुए आरव ने उन पर एक के बाद एक सटीक निशाने साधे और उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। इसी दौरान घर के अंदर भी फायरिंग की आवाजें आने लगी। राजीव और उसकी टीम भी बाकी आतंकवादियों से भिड़ रहे थे। अचानक एक आतंकवादी ने राजीव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने समय रहते उसे देख लिया और एक सटीक निशाने से उसे वहीं ढेर कर दिया। आरव की चालाकी ने पूरे आतंकवादी ग्रुप को कमजोर कर दिया था। राजीव और उसके बाकी ऑफिसर्स मिलकर सभी आतंकवादियों को धीरे धीरे खत्म कर रहे थे, मगर आतंकवादियों का हेड अभी भी जिंदा था। ध्रुव इस वक्त टेररिस्ट के हेड से फाइट कर रहा था। वहीं जसविंदर और तेजा सभी बंदी बने लोगों को उस घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल रहे थे। वहां का माहौल गोलियों की आवाज से भर गया था। चारों तरफ फायरिंग हो रही थी, मगर उनका हेड बचा था, जो सभी को चकमा देकर वहां से भाग निकला। बेहद शानदार काम आरव। तुम्हारी होशियारी ने हमारी ही नहीं बल्कि कई और लोगों की जान भी बचा ली। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आतंकियों का हेड हमारे हाथ से निकल गया। ध्रुव और जसविंदर भी राहत की सांस लेते हुए आए और आरव की पीठ थपथपाई। घर के अंदर बंदी बने लोग सुरक्षित थे और सभी आतंकवादी खत्म हो चुके थे। आखिरकार ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म हो चुका था। आधे घंटे के अंदर ही सारे लोग उस जगह पर पहुंचे जहां पर निहाल बेहोश पड़ा था। ध्रुव ने देखा कि वहां पर निहाल नहीं है। जसविंदर और तेजा भी चौंक गए और सोचने लगे कि आखिर निहाल कहां गया और उसके साथ क्या हुआ। जाते वक्त उन लोगों ने यहीं पर निहाल को मारकर बेहोश किया था। तो फिर वो कहां गया? क्या हुआ होगा उसके साथ? सारे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी सामने से निहाल आया। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। ओह, थैंक गॉड, आ गया निहाल। वैसे तुम कहां चले गए थे और सिर पर ये पट्टी? बेहोश होने के बाद मैं यहाँ बहुत देर तक पड़ा रहा। फिर एक आर्मी ऑफिसर ने मुझे यहाँ बेहोश देखा और वो मुझे अपने कैंप ले गया। वहां मेरे सिर पर पट्टी बांधी और जैसे ही मुझे होश आया मैं यहाँ आ गया, क्योंकि मैं जानता था कि तेजा मुझे ढूंढते हुए यहीं आएगा। थैंक यू सो मच। आज आपके और आपके लोगों के कारण इतना खतरनाक टेररिस्ट का ग्रुप पकड़ा गया है। वंस अगेन थैंक्स ध्रुव एंड आरव। थैंक्स की जरूरत नहीं है, मुझे खुशी है कि हम आपके काम आ सके। सभी बात कर ही रहे थे कि आरव को अदिति की फिक्र हुई। सर, मेरी वाइफ एक बच्चे को लेकर यहीं किसी सेफ जगह पर छुपी हुई है, मैं उन्हें देखता हूँ। आरव, तुम्हारे साथ किसी सोल्जर को भेज देता हूँ। नो सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो घबराकर यहीं किसी घर में छुपकर बैठी होगी, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, आप परेशान मत होइए। ओके, ठीक है, तुम जाओ, लेकिन हम लोग यहाँ वेट करते हैं। जब तक तुम अपनी वाइफ के साथ यहाँ नहीं आ जाते, हम लोग यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। राजीव की बात सुनकर आरव हाँ में गर्दन हिलाया और वहां से चला गया। उसने थोड़ी दूर जाकर एक टूटे हुए घर में झांक कर देखा। अदिति, अदिति कहाँ हो तुम? बाहर आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। सारे टेररिस्ट मारे गए हैं, अब हम सेफ हैं। आरव को जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो उस घर से आगे बढ़ गया और इसी तरह से पुकारते हुए अदिति को ढूंढ रहा था। लगभग 5 मिनट
ऐसे ही लोगों के घरों में जाकर अदिति को ढूंढता रहा, मगर अदिति का कोई पता नहीं चला था। तभी थोड़ी दूर जाकर एक पतली सी गली में एक बच्चा रोता हुआ दिखा। ये बच्चा भी तो अदिति के साथ ही था। ये यहाँ क्या कर रहा है और रो क्यों रहा है? आरव दौड़कर उस बच्चे के पास गया और उसे गोद में उठाकर उससे बातें करने लगा। क्या हुआ और ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ किया? तुम जिस आंटी के साथ थे वो कहाँ गई? अंकल, अंकल, आंटी को एक दाढ़ी वाले अंकल पकड़कर ले गए और मुझे उसने थप्पड़ भी मारा। दाढ़ी वाले अंकल? क्या उनके हाथ में गन थी? हाँ, वो ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। ओह शिट, लगता है अदिति को किसी आतंकवादी ने किडनैप कर लिया है। आरव ने उस बच्चे को वहां के लोकल आदमी को दे दिया। वो तेजी से दौड़ता हुआ राजीव और ध्रुव के पास चला गया। आरव जब राजीव को अदिति के बारे में बताया तो वो हैरान रह गए। इसका मतलब अभी सारे आतंकी मारे नहीं गए हैं, बल्कि वो लोग यहीं छुपे बैठे हैं। पर मिस्टर आरव, आप घबराइए मत, हम जल्द ही तुम्हारी वाइफ को सही सलामत वापस ले आएंगे। हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। हम किसी भी हालत में इनकी वाइफ को वापस लाएंगे। इन्होंने ध्रुव की जान बचाई है, तो हमारा फर्ज है कि हम इनकी हेल्प करें। तेजा की बात सुनकर ध्रुव ने तेजा और निहाल को देखा और उसके पास चला गया। तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजीव, मैं और आरव अदिति को ढूंढ लेंगे। तुम निहाल को लेकर किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाओ और यहाँ जो भी घायल हैं उन्हें भी हॉस्पिटल में लेकर जाओ ताकि उनका सही वक्त पर इलाज हो जाए। ध्रुव की बात सुनकर तेजा निहाल और कुछ घायल लोगों को लेकर हॉस्पिटल चला गया, जबकि राजीव, ध्रुव और आरव अदिति को ढूंढने लगे। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। राजीव अपने हाथ में राइफल लिए आगे आगे बढ़ रहा था, जबकि ध्रुव और आरव पीछे पीछे चल रहे थे। तभी किसी की हंसने की आवाज आई। लोमड़ी कितनी भी होशियार क्यों ना हो, शेर से अच्छा पंजा नहीं मार सकती है। आखिरकार तुम लोग खुद मेरे पास चलकर आ ही गए। जैसे ही उन लोगों ने ये आवाज सुनी, तीनों ने नजर उठाकर सामने टेरेस पर देखा। सामने आतंकी हेड हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। उसने अपने बगल में एक चेयर पर अदिति को रस्सियों से बांध कर रखा था। मुझे इससे बचा लो, ये मुझे मार देगा, ये बहुत खतरनाक है। अदिति, तुम घबराना मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें सुअर की औलाद से छुड़ा कर ले आऊंगा। मुझे पता था कि तुम लोग इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ तक जरूर आओगे, लेकिन अफसोस, ना तो ये लड़की बचेगी, ना तुम लोग। आतंकी हेड इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगा और उसने अदिति की तरफ उंगली कर इशारा किया। अदिति के कमर में एक बॉम्ब था, जिसका रिमोट आतंकी के हाथ में था। ये देखकर आरव, ध्रुव के साथ राजीव का भी पसीना छूट गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आतंकी हेड से अदिति को कैसे बचाएं। तुम प्लीज इस लड़की को छोड़ दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये एक टूरिस्ट है, तुम किसी टूरिस्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी बात है। ये कश्मीर घूमने आई थी, कोई बात नहीं, इसे मैं असली जन्नत की सैर करवा दूंगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। उसे छोड़ दो, जो तुम चाहते हो वो सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसे कुछ मत करना। सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। मुझे यहाँ से पाकिस्तान जाने के लिए हेलीकॉप्टर और कुछ AK-47 राइफल चाहिए, और वो भी अभी। ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। हम जल्द ही तुम्हारी मांग पूरी करते हैं। अभी प्लीज उस लड़की को छोड़ दो। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। पहले शर्त पूरी करो और इस लड़की को लेकर जाओ। राजीव, इस टेररिस्ट को छोड़ना कहीं से अच्छा नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। अगर इसे छोड़ दिया तो भारत के लिए और भी डेंजर हो जाएगा। फिलहाल हमारे लिए अदिति को बचाना ज्यादा जरूरी है। राजीव और ध्रुव को बात करता हुआ देख आतंकी हेड परेशान हो गया। अगर तुम लोग मुझे धोखा देने की सोच रहे हो तो याद रखना, ये लड़की मारी जाएगी। आरव, ध्रुव और राजीव एक पल के लिए एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने तय किया कि अब चालाकी से काम लेना पड़ेगा। राजीव ने किसी को फोन किया और आतंकी हेड की मांग उन्हें बता दी। देखो,
हमारी सरकार ने तुम्हारी शर्त मान ली है। जल्द ही तुम्हें हेलीकॉप्टर और राइफल्स मिल जाएंगी। राजीव की बात सुनकर आतंकी हेड काफी खुश हो गया और छत पर इधर से उधर घूमने लगा। उसे लग रहा था कि अब वो यहाँ से बचकर वापस अपने देश चला जाएगा। आरव, अब ये हम पर है कि हम इस हालत से कैसे बाहर निकलें। खुद को शांत रखने की कोशिश करो। मैं पीछे से एक और रास्ता देखता हूँ। मैं ठीक हूँ। आरव ने आतंकी हेड का ध्यान भटकाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत धीमी गति से, ताकि हेड को कोई शक ना हो। देखो, हम तुम्हें वो सब कुछ देंगे जो तुम चाहते हो, बस मेरी बीवी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। आतंकी हेड ने आरव को घूरते हुए देखा और कुछ सोचने लगा। इस बीच ध्रुव ने धीरे धीरे छत के दूसरी ओर से चढ़ाई शुरू कर दी। उसकी नजरें लगातार आतंकी हेड और अदिति पर थी, लेकिन वो बहुत सतर्क था ताकि उसकी हरकतें किसी को दिखाई न दे। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो वरना मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। आतंकी हेड ने अभी इतना ही कहा था कि आसमान में उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई दी। उसकी आवाज सुनकर आतंकी हेड काफी खुश हो गया और उसने हेलीकॉप्टर को देखकर गॉड को थैंक यू बोला। राजीव ने हेलीकॉप्टर की ओर देखा और पायलट को इशारा किया कि वो तैयार रहे। जब हेलीकॉप्टर छत पर लैंड होने वाला था, तब हेड ने अदिति को हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने को कहा, लेकिन तब तक ध्रुव तेजी से छत की दूसरी तरफ से चढ़ गया और आतंकी हेड के दाएं पैर पर गोली मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। आतंकी हेड किसी तरह खड़ा हुआ और तुरंत अदिति को घसीटकर किनारे की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ध्रुव और आरव ने मिलकर उसे रोक लिया। आतंकी हेड ने अपनी आखिरी कोशिश में अदिति को छत से नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन तभी राजीव ने छलांग लगाकर हेड को पीछे धकेल दिया। अदिति गिरते गिरते बच गई और आरव ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। अब हेड अकेला रह गया था। उसके पास कोई हथियार नहीं था और वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। तुम लोग सोचते हो कि मुझे इस तरह हरा दोगे? मैं किसी भी हालत में हार मानने वाला नहीं हूँ। राजीव ने उसे हथकड़ी पहना दी और उसे घसीटते हुए हेलीकॉप्टर की ओर ले गया। तुम्हारी जगह अब जेल में है और वहां से तुम बाहर नहीं आओगे। ले जाओ और जेल की हवा खिलाओ इसे। हेड ने आखिरी बार अदिति की ओर देखा और फिर हार मान ली। हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले उसने एक आखिरी बार राजीव से कहा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मेरे लोग तुम्हें बर्बाद कर देंगे। राजीव का इशारा पाते ही पायलट उस आतंकी हेड को लेकर उड़ चुका था। अब सब कुछ शांत था। आरव ने अदिति को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुश था कि अदिति सेफ है। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। अदिति आरव को खुश देखकर राजीव और ध्रुव भी खुश नजर आ रहे थे। अदिति ने इन लोगों को थैंक यू कहा और फिर वे लोग वहां से हॉस्पिटल निकल गए, जहां इंजर्ड लोग एडमिट थे। ध्रुव और आरव, तुम दोनों की ये मुलाकात मेरे लिए यादगार रहेगी। हम लोगों ने अलग अलग जगह से आकर भी एक दूसरे का साथ दिया, इन आतंकवादियों से लोकल लोगों को बचाया। इसके लिए भी आप दोनों का थैंक यू। हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम हिंदुस्तान से हैं और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब का फर्ज है कि हम एकता बनाए रखें और इसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े वो हम करें। इसके बाद सभी एक दूसरे से गले मिले और फिर वे लोग कश्मीर से वापस अपने घर चले गए।